टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। दरियाओं का मीठा पानी बहता खो जाता पानी, ये बहर में गुम हो जाता है, कितना जाया हो जाता है। बेटोक ये खींचा जाता है और ज़ेर ज़मीं कट जाता है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। बिन मोल नहीं अनमोल है ये, लाइसेंस परमिट लाजिम ठहरे। अब कोई भी असरो ताकत से इसे ज़ेरे ज़मीं से ना खींचे। अब कोई भी चोरी कर ना सके, इसे अपनी ज़मीं तक ना मोड़े। नहरों से रिश्ता पानी हुआ सेम ज़दा खारा पानी, इस जहर को खारिज करना है, नुकसान से सबको बचाना है। नई तर्ज से बीज लगाना है, कम खर्च में फसल उगाना है। चश्मे झरने नहरें दरिया कुदरत के सब तोहफे हैं। फुजले में डूबा ये पानी उसे जहर से पाक बनाना है। साफ और शफाफ बनाने को अब ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। हर कतरे पर है सबका हक, सब तक पानी पहुंचाना है। कर लो तुम पानी से प्यार, हर सूरत इसे बचाना है। कर लो तुम पानी से प्यार, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, पानी एक खजाना है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको हम द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुशामदीद कहते हैं। आज जुमेरात का दिन है, एक शानदार दिन आपका मुंतज़र है। एक बहुत ही खूबसूरत शेर मैंने आते हुए पढ़ रहा था, भूल गया किसका था, तो माजरत। वो शेर था, मेरी ज़ीस्त की एक ये आरज़ू थी, मेरी ज़ीस्त की एक ये आरज़ू थी, तुम मेरे साथ मेरे नाम की तरह रहते। कितनी खूबसूरत बात है कि मेरी ज़िंदगी की एक ही आरज़ू थी कि तुम मेरे साथ मेरे नाम की तरह रहते। और इस तरह के हमारे बीच में बहुत सारे लोग, ख़वातीन और हज़रात मौजूद हैं जो कि
अपनी ज़िंदगी माजी में गुजारते हैं, अपनी ज़िंदगी महरूमियों में गुजारते हैं, अपनी ज़िंदगी उन ख्यालात के साथ गुजारते हैं कि वो मिल नहीं सका, वो अगर साथ होता तो क्या होता, काश हम मिल जाते, काश वो मोहब्बत कामयाब हो जाती। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द हमारे अपनों के साथ हमारे साथ भी रह चुकी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, खुशियाँ और खुशी का जो अंसर है वो आपके अंदर मौजूद है और हम खुशियाँ औरों में तलाश करते हैं। खुश रहना, दिमागी तौर पे सेहतमंद रहना, इस सब चीज़ों का जो दारोमदार है वो आपके ऊपर है। आप सही अगर होंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे तो ही और लोग आपके बारे में अच्छा महसूस करेंगे। और जो वक्त गुजर गया उसको गुजर ही जाना था, जो रिश्ता नहीं बन पाया उसको नहीं बनना था, जो साथ बीच में छूट गया उसको बीच में ही छूटना था। हम ये चीज़ रियलाइज़ जितना जल्दी कर लें उतना बेहतर है। हम कभी कभी घड़े मुर्दे उखाड़ने में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कभी कभी वो रिश्ते जो ख़त्म हो चुके होते हैं उन पे वक्त असरअंदाज हो चुका होता है और हम आगे बढ़ गए होते हैं, हम दोबारा से उनको ज़िंदा करने में लग जाते हैं। ये एक गलत थॉट होती है। ज़िंदगी देखिए आगे बढ़ने का नाम है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। आपसे वो बहुत सारे लोग जुड़े होंगे जो कि आपकी इस सोच से, इस कैफियत से, इस माजी में रहने से तंग होंगे, आपसे कह नहीं पा रहे होंगे या नाखुश होंगे आपको नाखुश देख के। तो आप ज़रूर इस बात का ख्याल कीजिए कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपसे जुड़े हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं और माजी में कुछ नहीं रखा। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक ज़ाती तजुर्बे के तौर पे, माजी में कुछ नहीं रखा। पीछे मुड़ के देखने में कोई भी तस्कीन नहीं होती। पीछे मुड़ के देख के, अगर कभी भी आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो सिर्फ बहुत सारी खलिशें होती हैं जो कि आपको छीलना शुरू कर देती हैं और आप फिर उन खलिशों में खो जाते हैं और फिर इसी तरह के ख्यालात हमारे दिमाग में आते हैं, अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता, ये हुआ था, वो हमारा घर था, हम यूँ करते थे। जहाँ पे थे का लफ्ज़ आ गया या था का लफ्ज़ आ गया वो चीज़ गुजर चुकी है, अब उसकी कोई वक़्त, कोई अहमियत नहीं रही। अहमियत सिर्फ आज के दिन की है। आपने मेहनत आज करनी है, आपने हर चीज़ के हुसूल रिज़्क़ की मेहनत आज करनी है। अगर आपने अपना अखलाक बेहतर करना है तो आज करना है। आपने कोई चीज़, कोई फ़ैसला करना है तो वो आज करना है। तो आज का जो दिन है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज के दिन हमने आपके लिए बड़े ज़बरदस्त तोहफे लाइनअप किए हैं। ख़वातीन और हज़रात, आयशा हुमैरा होंगी हमारे साथ जो कि चेहरे का एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट करेंगी चमकते चेहरे में, हुस्न दोबाला में, जो कि ऑफकोर्स आपका एक बहुत फेवरेट सेगमेंट है। और हुस्न दोबाला के अंदर वो बताएंगी कि कोलेजन से किस तरह आपका चेहरा बहुत खूबसूरत और ग्लो कर सकता है। हुमैरा नाज होंगी जो कि बताएंगी कि ये जो बदलते मौसम है ये आपकी शख्सियत पे किस तरह असरअंदाज होते हैं। तो ये बदलते मौसमों में अपनी सेहत को, अपने बालों को, अपने चेहरे की रानाई को आप किस तरह से जोड़ के अपने पास महफूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है सिमल की जो कि आपको गाना सुनाएगी। सिमल का तजुर्बा पूछेंगे इस इंडस्ट्री में कैसा रहा। छोटी सी हैं, अभी कोई 20-21 साल की हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत गाती हैं। और उसके साथ साथ आप लोग जो बहुत सारा वक्त सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ पढ़ते हैं और ये जानना चाहते हैं किसने क्या कहा, क्यों कहा, उसके लिए हमने दावत दी है आज दो बहुत ही शानदार ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स को। हमारे साथ होंगी जवेरिया इरफान और अरीबा सिद्दीकी। एक बहुत ही शानदार शो आज आपका मुंतज़र है ख़वातीन और हज़रात। और हाँ, उसके साथ साथ शेफ़ मुनीज़ा भी होंगी। आज वो क्या पका रहे हैं ये एक बहुत बड़ा राज है और मुझे पता नहीं, आज तक मुझे ये पता नहीं चला वो मुझसे क्यों छुपाती हैं कि वो आज क्या बना रही है। उनको शायद ये डर है क्योंकि मैं उनसे पहले ना पका लूँ, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। तो शेफ़ मुनीज़ा भी आज कुछ बहुत ही मज़ेदार आप लोगों के लिए पकाएंगी। आज का बड़ा शानदार शो आपका मुंतज़र है ख़वातीन और हज़रात। अगर कोई भी ऐसी बात हो जो आप हमसे करना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आप शेयर करना चाहते हो या जानना चाहते हो, आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं और अपने दिल की बात कर सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आज का दिन शुरू करते हैं। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अब वक्त हुआ जाता है चमकते चेहरे का। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज जो कि आज हमें बताएंगी कि तेज़ बारिशों में और ये जो सावन का महीना आता है इसके अंदर आपकी जो स्किन और बाल ख़राब होते हैं उससे कैसे बचा जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो। सुने, बड़ा अजीब सा मौसम हो रहा है। कभी कभी ज़ुकाम, नज़ला, स्किन ड्राई, कभी बहुत ऑयली, कभी बाल ब्रिटल हो जाते हैं, कभी बहुत ऑयली हो जाते हैं।
क्या मुसीबत है। मतलब हेड टू टो बंदा जो है वो मसले में। परेशान है। हाँ, कि बिल्कुल उसको सही। करना क्या है ये समझ में भी नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में आई थिंक ग्लोबल क्लाइमेट अब चेंज हो रहा है। अब तक तो बहुत कुछ चेंज हो है ना? चुका है। अब तक तो चेंज हो फिर बचा कैसे जाए इन चीजों से? बच्चा बहुत सारी चीज़ों से जा सकता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसे बस ये है कि हम अपनी काहली की वजह से नहीं कर पाते। हाँ, बहुत सारी सुस्ती। चीज़ें से सुस्ती की वजह सुस्ती से। सबसे बड़ी बीमारी है, कसम खुदा। तो सुस्ती जब आ जाती है तो बंदा अपनी टेक केयर करना भूल जाता है। हम ये सोचते हैं कि कोई दवा मिल जाए, कोई बंदा मिल जाए जो पैम्पर कर दे हमें। बस हम लोग क्यों इतना डिपेंडेंट है वैसे लोगों पे? हम चाहते हैं कि हमने- कोई हमारा काम कर दे। कोई हमारा काम यार कुछ बता दो, है ना? जबकि मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें आप अगर डिस्कवर करने निकले तो खुद ही पता चली बहुत जाती सारी है। चीज़ें, बहुत सारी लेकिन ये इसी चीज को, इसी आदत को हम सोच समझ के आपको दावत देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अच्छा, अभी बारिशों का मौसम, जैसे आपने कहा, बारिशों के मौसम में बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। आपका माहौल बहुत ख़राब हो रहा होता है। आपके पास अभी आप देखेंगे कि आपके पास मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, मच्छर मक्खी। अभी कुर्बानी होके हटी है तो आपको देखेंगे कि गंदगी बहुत है, तो बारिश की वजह से और ज़्यादा गंदगी फैलती है। तो मैं सिंपली यहाँ आपको बताती चलूँ कि आपके पास घर में पानी है, मौजूद है, आपने सिंपल पानी लेना है, पोछा लगाना है इस पानी से, इसलिए मैं स्प्रे करके उसके बाद आपने इसको वाइप आउट भी करना होगा। इसमें आपने वाइट विनेगर ऐड करना है। सिंपल पानी आप ले लीजिए, तकरीबन इसमें आपने 2 टेबल स्पून जो है वो वाइट विनेगर ऐड कर लेना है। ये ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है सिंपली किसी भी किस्म का भी हमारे पास काला नमक है। काला नमक बहुत अच्छा होता है खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। तो ये डाल दीजिए लगाने के लिए, जैसे हम पोछा लगा रहे हैं इसमें लगाने के लिए, फर्श पे लगाने के लिए, चमक जाता है इससे फर्श। अच्छा, इसमें हमने नमक डाला है, वाइट विनेगर डाला है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन हम इसमें ऐड करेंगे और इसको आपने स्प्रे बॉटल में तब्दील कर देना है और आपने इससे पूरे घर में स्प्रे कर देना है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा पोछा जो है वो उसको वाइप आउट कर दीजिए, लगा दीजिए। आप देखिएगा इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होगी और इससे आपके मक्खी मच्छर सब गायब हो जाएंगे। Really? बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अच्छा, और इसको लगाते रहें दिन में 2-3 दफा? मैं तो कहती हूँ जो मॉप लगाते हैं वो उस पानी में भी आप ये चीज़ें ऐड कर दें। मैं तो करती हूँ घर में। अच्छा। जब हम जो मॉप लगा रहे थे उसी पानी में ये सारी चीज़ें ऐड कर दें आप और उसी से मॉप लगाइए। आप देखिए कि आपके मक्खी मच्छर आपके घर से भाग जाएंगे। ओह, मेरा कुछ घरों में बहुत बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं तो बिल्कुल। वहाँ तो बहुत मच्छर भर जाते तो हैं। इसी पानी का आप स्प्रे कर सकते हैं, प्लांट्स पे भी? प्लांट्स पे भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसका। आप प्लांट्स पे करें, जो वो छोटे छोटे कीड़े बुनकियां टाइप के जी, वो जी, भी उड़ जी, रहे जी, होते हैं जी। तो वो भी इससे गायब हो जाएंगे। आप प्लांट्स पे कर सकते हैं इसको स्प्रे। जबरदस्त। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अच्छा सुनिए, आजकल एक और जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आता है वो है इंडाइजेशन, स्टमक अपसेट होना, एसिडिटी हो जाना। वो सब कह रहे हैं कि ये वेदर की वजह से भी होता है। हाँ, मैं एक ड्रिंक भी बताऊंगी, लेकिन ड्रिंक बताने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर जिसको इस तरह की भी कैफियत हो जाती है, सिंपली पानी के अंदर आपने मीठा सोडा, यही जो हमारे पास रखा हुआ है, 1/4 टीस्पून ये डालें मीठा सोडा और उसके बाद लेमन आप आधा स्क्वीज करके शुगर उसमें डाल के ये पानी आप पी लें। आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी, क्रैम्प्स ख़त्म हो जाएंगे, जो मैदे में आपके दर्द उठ रहा है वो सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। मीठा सोडा हमेशा याद रखें, या आपकी जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं इस तरह की पेट के दर्द वगैरह की, उसमें शामिल होता है ये मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं, ये शामिल होता है। तो ये आप घर में आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ असफर कि आजकल हमारी स्किन इतनी डल हो रही है, नहीं समझ में आता कि बाहर निकलते हैं तो सूरज की रोशनी में जाते हैं तो गर्मी है, इतना पसीना, इतनी स्वेटिंग हो रही होती है, घर आते हैं तो वो फिर एसी में चले जाते हैं, तो स्किन जो होती है वो उसको एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो एक्सफोलिएशन हमने किस तरह करनी है, हमने 1 टीस्पून कॉफ़ी लेनी है। कॉफ़ी के बाद हमने इसमें हनी ऐड करना है ताकि इसमें ये एब्जॉर्ब हो जाए, यानी 1 टीस्पून ही हमने हनी ऐड किया। उसके बाद इसको आपने मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। लेमन जो है यही आपने इसके अंदर स्क्वीज़ करना है, तकरीबन आधा लेमन आप इसमें स्क्वीज़ कर दीजिए और थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए। फिर आपने इसी लेमन को, जो आपने यूज़ किया हुआ लेमन है, इसी लेमन से आपने अपनी बॉडी को स्क्रब करना है और ये जब बिल्कुल कॉफ़ी बिल्कुल मेल्ट हो जाए इसके अंदर, तब आपने अपने फेस पे लगानी है। ऐसा नहीं हो कि इसके ग्रैन्यूल्स हों वो आपको इरिटेट करे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी जब आपने इस लेमन से लेके
पूरे अपना इस तरह हाथों पे या पूरी बॉडी पे या फेस पे ये गर्दन आपने पे। लगाना है, जहाँ जहाँ पूरी बॉडी पे आप स्क्रब कर सकते हैं। इसी लेमन से आप करिए और आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद आपकी पूरी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट होना शुरू हो जाएगी। आप तरह तरह के सैलून्स में जाते हैं, इतना महंगा महंगा मैं कहती हूँ कि केमिकल खरीदते हैं। आप करवाते हैं, यानी आप वो प्रोसीजर्स करवाते हैं, तो वो कितने महंगे प्रोसीजर्स होते हैं। आपको घर बैठे सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों ना आप इसको घर बैठे आप ये सारी चीज़ें कर लें, आप फ़ायदे में रहेंगे। ये हो गई एक्सफोलिएशन जो मैंने घर बैठे बताई है, बहुत ईजी है। हफ्ते में एक दफ़ा करना है आपने और उसके बाद आप सादे पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। आप स्किन देखिएगा, अभी देख लीजिए मेरा ये, मैंने थोड़ी देर की है हालांकि एक्सफोलिएट, तो मेरे हाथों को देख लीजिए, ये इसका रिज़ल्ट है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताती चलूँ कि जो लोग सर में डाई करते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि सीबम की एक्सक्रीशन हो रही होती है, और आजकल जितने लोग हैं वो कहते हैं जल्दी निकल जाता है डाई, या होता ही नहीं है, जो रूट्स होती हैं वो कवर ही नहीं हो पाती हैं उस डाई से। तो वो होती प्रॉब्लम क्या है कि सीबम की जब एक्सक्रीशन होती है तो जो डाई आप लगाते हैं उसके वो स्लिप कर जाता है, यानी वो अप्लाई नहीं होता, कैप्चर नहीं करता है। तो उसके लिए सिंपली आपने किसी भी किस्म का टैल्कम पाउडर लेना है और वो टैल्कम पाउडर अपनी रूट्स में आपने डालना शुरू कर देना है। पूरी रूट्स को उस टैल्कम पाउडर से आप किसी कॉटन की मदद से वो पूरी रूट्स को भर लें। थोड़ी देर के बाद आप डाई यूज़ कीजिए, वो फिर आपको कैप्चर करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये इजी फॉर्मूला मैं बता रही हूँ उन लोगों के लिए जिनके रूट्स जो हैं वो कवर नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है आरिफ साहब का कराची से। उन्होंने लिखा है कि वो अपनी दाढ़ी जब डाई करते हैं तो उनके होंठ जल जाते हैं ऊपर से, अपर लेयर उनके होंठ की जो है ओके, वो बहुत ड्राई हो जाती है। हाँ, उसके लिए सिंपल तरीका मैं बताती हूँ। जब भी आप इस तरह का, क्योंकि उसमें अमोनिया होता है और उनकी स्किन जो होगी वो सेंसिटिव होगी, ख़ास तौर पे ये एरिया सेंसिटिव होगा जिसकी वजह से वो होता है, ये वाला प्रॉब्लम उनको आ जाता है। सिंपली जो जेली होती है, पेट्रोलियम जेली होती है, वो आप पहले अप्लाई कर लें स्किन पे, कहीं भी जहाँ आपकी इरिटेशन हो रही है पहले वो अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप डाई अप्लाई कीजिए तो आपको कोई इरिटेशन फील नहीं होगी। ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लेमन का इस्तेमाल इस वक्त बहुत ज़्यादा रखें क्योंकि ये आपकी डिटॉक्स करता है बॉडी को और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, तो लेमन का इस्तेमाल इस वक्त बहुत कीजिए। एक मैं और तरीका बता रही हूँ, क्योंकि अभी कुर्बानी होके गुजरी है, कुछ लोगों के कपड़े ब्लड से ख़राब हो गए, अब वो ब्लड कैसे निकाला जाए उन कपड़ों से, तो उसका तरीका ये है कि सिंपल आपने बोल के अंदर ठंडा पानी डालना है, उसमें आपने बर्फ़ डाल देनी है और उस कपड़े को थोड़ी देर के लिए उसमें डिप करके छोड़ दीजिए। जब वो थोड़ी देर देखें कि आप वो डिप हो चुका, उसका मॉइस्चर अंदर आ चुका है, उसके बाद आपने लेना है लेमन, लेमन के ऊपर डालना है मीठा सोडा, इस तरह स्प्रिंकल कर लीजिए। जब वो डिप हो जाए अच्छी तरह तो ये कपड़े के ऊपर आपने, ये कपड़े के ऊपर इस तरह जितना जहाँ भी आपका दाग धब्बा जो भी आया है वो आपने रब करना है थोड़ी देर तक। अच्छा, याद रहे कि ये मैं उसके लिए बता रही हूँ जो वाइट होगा या जिसका कलर ना निकलने का डर हो, तो उस पर ये आपने मीठा सोडा डालना है, अदरवाइज मीठा सोडा कलर कपड़े पे नहीं डालना, सिर्फ आपने लेमन से करना। अच्छा, मेरे जो कपड़े होते हैं वाइट कलर के, यूजुअली उनके ऊपर जंग आ जाता है और जंग की वजह से ऑटोमेटिकली जंग आ जाता है कपड़ों के ऊपर, कैसे? ऑटोमेटिकली जंग ऐसे नहीं आ सकता, कोई ना कोई पिन अंदर रह जाती है या कॉमन पिन रह जाती है जिसकी वजह से जंग आ जाता है। कपड़ों में तो ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं होती है, मेटल जहाँ होगा वहाँ जंग आ जाएगा, तो उसको भी निकालने के लिए सिंपली लेमन अगर आपने लगा दिया तो वो निकल जाता है, लेमन उस जंग को निकाल, अच्छा, जंग भी निकल जाएगा, जंग भी निकल जाता है लेमन को निकालने अच्छा से। एक ताहिरा ने पूछा है कि माइग्रेन जो कि आधे सर का दर्द कहलाता है, उसके लिए कोई नुस्खा बता दीजिए। माइग्रेन के लिए सबसे इजी ये होता है कि जो जलेबी का शीरा आता है वो सुबह सुबह निहार मुँह आपने 4 चम्मच 2 चम्मच जितना आप ले सकते हैं वो आपने लेना है। तो निचोड़ लें जलेबी का शीरा, आपको आराम से जलेबी वाले के पास, वो शीरा क्या, वो शक्कर का शीरा ही होता है, लेकिन ये कि वो जलेबी का, आपने जलेबी का बना हुआ वो आपने सुबह सुबह निहार मुँह लेना है। अब सुबह सुबह का मतलब है कि वो जो फजर वाला टाइम होता है, किसी की सुबह 2 बजे भी हो रही होती है, इसलिए मैं तो सुबह का टाइम ये वाला है। सुबह के टाइम आपने शीरा लेना है, अपनी सुबह के टाइम नहीं लेना है ना, जो सुबह बाकायदा सुबह होती है उस पे लेना, बिल्कुल उसमें लेना। अच्छा, हम स्टार्ट में जो कह रहे थे कि पेट डिस्टर्ब कर रहा है, अभी कुर्बानी होके हटी है और लोगों के पेट काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसके बाद हाजमे में प्रॉब्लम हो रही है, तो 10 चीज़ों का, उसके लिए मैं एक ड्रिंक बता रही हूँ। आपने सिंपल 1 गिलास पानी लेना है
पानी के बाद हमने इसमें डालना है, इसको हम हमारी गुजराती लैंग्वेज में कहते हैं जलजीरा। जलजीरा, ऑफ जलजीरा। कोर्स। एक जलजीरा होता है, एक काला खट्टा होता है। काला खट्टा होता है। मैंने भी yes, पिया सब काला पता है खट्टा, बहुत आपको। मजे का था। यस। अच्छा, इसके अंदर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, ये मैंने डाला है। अच्छा, इसमें काला नमक जाएगा एज पर टेस्ट, मैं 1/4 टीस्पून ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये काला नमक जाएगा। सौंठ पाउडर जो अदरक का पाउडर होता है, ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून जाएगा, ये मैंने डाल दिया। गुड़ की जितनी आप चाहें, जो आप मीठा चाहें, गुड़ की मैंने छोटी सी डली डाल दी है इसके अंदर, गुड़ डाल दिया है। उसके बाद पुदीने के जो पत्ते हैं ये थोड़े से डाल दिए हैं। अच्छा, लेमन हम एंड में डालेंगे, पहले मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छी तरह। सिंपली। अच्छा, इसके बाद ये रेडी है, कोई भी पीना चाहे पी सकता है। जलजीरा, जलजीरा। और सुने से कभी भी पी सकते हैं, दिन कभी में भी पी सकते हैं जब आपका हाजमे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ बताऊँ, और अगर इसका टेस्ट बहुत अच्छा करना है तो एक सिंपल सोडा जो आता है, सोडा की जो केन में आता है, सोडा वो वाटर, सोडा वाटर जो होता है, वो सोडा वाटर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हमने लेमन स्क्वीज किया, वही आधा लेमन मैं स्क्वीज कर रही हूँ क्योंकि खट्टा बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो ये आप लेमन स्क्वीज कीजिए, और हर खाने के बाद अगर आप इसे खाएंगे तो ये वेट लॉस में भी आपको हेल्प करेगा। ये मैं बता दूं, ये आपका जल जीरा रेडी है जो आप हर खाने के बाद पी सकते हैं। हैं। डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में हेल्प करेगा, क्रैम्प्स नहीं आएंगे। खाना जो खाया हुआ, ये जो हम मुर्ग मुसल्लम और गोश्त इतना हमने अभी बारबेक्यू फोड़ना है चलता रहेगा भी। तो ये साथ ये साथ तो अपने घर का गोश्त, ऊपर से जो अड़ोस पड़ोस से आया है वो भी तो बच जाता है। कितना होता है आपके? वो कहते हैं इतना खा लो, इतना खा लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जिंदा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है आसिफ साहब का, वो कह रहे हैं कि इसबगोल पीने का सही तरीका और सही वक्त क्या है? इसबगोल हमेशा डे टाइम में लेना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। क्योंकि इसबगोल पीने से, और ज़्यादातर वो लोग जिन लोगों को कंजेशन रहता है या चेस्ट कंजेशन रहता है, कफ बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो तो इसबगोल को अवॉइड करें क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। और डे टाइम में लें, सुबह में या दोपहर का जो टाइम होता है उसमें आप इसबगोल लें और थोड़ी देर इसको डिप करके छोड़ दीजिए, फिर इसको लीजिए। खाली पहले ऐसा नहीं है कि आप चमचे से खा लें और उसके बाद तो फौरन डाल के पी लेते हैं? नहीं, फौरन नहीं, थोड़ी देर इसको स्टे करना चाहिए ताकि वो फूल जाए, उसके बाद फिर लीजिए। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा मेरे को कुछ अच्छी चीज़ बता के जाते हैं, और आज का जो स्टार था सेगमेंट का वो जलजीरा था जो कि सबको बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच। खवातीन और साल देते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और वक्त हो जाता है हुस्न दुबाला का। और आपका हुस्न दुबाला करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आयशा हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज डॉक्टर साहब हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, आज हम करने जा रहे हैं इट्स अ कोलेजन ग्लो ट्रीटमेंट। ठीक है। और अब तो दुनिया भर में एक ही बात होती है, यू नो, कोलेजन कोलेजन कोलेजन। बिल्कुल। अब आजकल कुछ मेडिसिन भी आ गई हैं, ओरल कैप्सूल्स भी आ गए हैं, बट लोकली या टॉपिकली हम जितना ज़्यादा कोलेजन के ऊपर अप्लाई के अलावा जितना हम इंड्यूस कर सकते हैं, तो आज हम जो है वो टॉपिकल और इंड्यूस करना दोनों प्रोसीजर्स को मर्ज करके आपको दिखाएंगे। कोलेजन का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि एक तो हमें वेट नहीं करना चाहिए कि अब एजिंग स्टार्ट होगी तो फिर हम कोलेजन इंडक्शन थेरेपीज़ लेंगे। आप देख सकते हैं हमने बहुत यंग मॉडल सेलेक्ट किए हैं जस्ट इसलिए कि आपको आइडिया भी हो कि आप ये मुझे ट्रीटमेंट। लगता है खवातीन तो हमेशा यंग रहती है। खवातीन Another story. they're always young। तो आप 16 इयर्स ऑनवर्ड्स ये ट्रीटमेंट शुरू आप कर ले सकते हैं। सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं, लेकिन आप एवरी 3rd मंथ में आप एक ले लें, या आप 6 मंथ पे एक ले लें, या अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर हम इसको once a month करते हैं। यू नो, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि हम किस तरीके से उस ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। अच्छा, कोलेजन के साथ साथ ग्लो हर किसी को क्रेज़ होता है क्योंकि जिनकी स्किन पे क्लैरिटी है, मतलब एक्नी नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है,
90% लोग कहते हैं कि हमें ग्लो चाहिए, स्किन तो क्लियर है अब लेकिन ग्लो शाइन नहीं है या उसके अंदर हाइड्रेशन नहीं है, तो वो भी बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। तो आज जो हम ट्रीटमेंट करेंगे उसमें कोलेजन एंड ग्लो दोनों चीज़ें शामिल होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि जो लिक्विड कोलेजन जो लोग पीते हैं उससे कोई फ़ायदा होता है क्या? इट्स जस्ट लाइक मल्टी वाइटामिन्स। आप अगर ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उससे आप ये नहीं कह सकते कि आपकी एजिंग रिवर्स हो जाएगी। यस, आप उसको समहाउ डिले कर सकते हैं। ये भी इसी तरीके से है कि आप समहाउ अपनी एजिंग को डिले कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस आ गई हैं तो आपने कोलेजन इंडक्शन थेरेपीज देना शुरू करनी, वो वहीं पे उसको डिलेइंग पीरियड उसका शुरू हो जाता है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आज स्पेसिफिकली जो हम ट्रीटमेंट्स करेंगे, जो ट्रीटमेंट हम करेंगे उसके अंदर आप अर्ली एज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक जो हम दूसरे ट्रीटमेंट्स आपको बताते हैं, कैरिज्मा है, बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, थ्रेड्स हैं, हाइफू हैं, उसकी एक सर्टन एज होती है, आप उसके बाद जाके वो ट्रीटमेंट्स लेते हैं। लेकिन अभी जो हम आज जो बात कर रहे हैं वो बहुत यंग लोगों की बात कर रहे हैं कि इस एज में भी आप कोलेजन इंडक्शंस ले सकते हैं आप, और ग्लो तो हर किसी की रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि आप अपनी स्किन के ऊपर जितनी जल्दी ये चीज़ें अगर अप्लाई करना शुरू कर दें तो उतनी आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। जितनी जल्दी, एंड प्लस ये कि बहुत इसको प्लान करके करना चाहिए। ऑब्वियसली योर एक्सपर्ट नोज के हाउ टू एग्जैक्टली। लेकिन कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और अपना दिल का हाल बताते हैं कि फला डॉक्टर ने हमें कहा कि आप पूरी ज़िंदगी PRPs करवाएं, एवरी मंथ PRP करवाएं या माइक्रो नीडलिंग कराएं, तो इट्स नॉट द राइट अप्रोच और नॉट द राइट प्रोटोकॉल। अगर आपने कोई भी चीज़ लग के एवरी मंथ आपने लेनी है तो एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स तक, उसके बाद फिर आपकी मेंटेनेंस ड्यूरेशन स्टार्ट होता है। वो आप दूसरे भी ट्रीटमेंट से कर सकते हैं, सेम ट्रीटमेंट से भी कर सकते हैं, 3rd मंथ पे, 6th मंथ पे, बट इट्स नॉट लाइक कि आपने पूरी ज़िंदगी हर महीने लग के एक PRP का सेशन करना है। ओके, चलें ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम क्लीन कर लेते हैं। इसमें हल्की से हमने नमिंग क्रीम अप्लाई की है। वैसे समटाइम्स हम विदाउट नमिंग भी कर लेते हैं, बिकॉज इसमें कोई माइक्रो नीडलिंग नहीं होती है एज सच कि आपको पेन हो, बट जस्ट बीइंग ऑन सेफ साइड हमने एक नमिंग क्रीम की थिन लेयर इनको अप्लाई कर दी थी। ठीक है। अच्छा, इनके स्किन के ऊपर आप देखें पिगमेंटेशन के कुछ पैचेस भी हैं यहाँ पे। अभी जब ये रिमूव करेंगी तो क्लियर होगी स्किन। डॉक्टर साहब, इतनी यंग एज में पिगमेंटेशन की वजह सनब्लॉक्स नहीं यूज़ करते लोग। अब आई एम श्योर कि अगर हम इनसे हिस्ट्री लेंगे तो ये स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में सनब्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते आजकल। आई रिमेंबर हमारे भी स्कूल टाइमिंग्स पे हमें याद है कि इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। ऑब्वियसली हमने भी सनब्लॉक्स यूज़ नहीं किया, लेकिन लकीली शायद स्किन बच गई है। मुझे तो जो स्कूल की मेमोरी याद है ना ख़वातीनो हज़रात, वो क्या है कि जब मैं स्कूल से घर आता था तो थोड़े दिन के बाद ऑफ कोर्स जब वो घड़ी उतारता था तो एक वाइट कलर की घड़ी का पैच ऐसा होता था। क्योंकि हम लोग शॉर्ट स्लीव्स पहनते थे, हाफ स्लीव्स जो होती है, और उसमें से एक वाइट कलर की घड़ी का पैच होता था। लेकिन अब आजकल जो है वो जो न्यू मदर्स हैं, आजकल की जो माएँ हैं, बेसिकली वो ख्याल करती हैं। अब मेरी जो बेटी है, जब वो स्कूल जाती है तो मैं उसको पहले सनब्लॉक लगाती हूँ। उसकी रूटीन बन गई है कि उसे मॉइस्चराइज भी करना अपनी स्किन को और उसे सनब्लॉक्स भी लगाने। शी नोज दैट, शी इज़ माशाल्लाह 7 years, लेकिन शी नोज दैट कि शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर स्किन। और आई थिंक वो ये चीज़ स्प्रेड आउट भी करेगी, ये अवेयरनेस अपने फ्रेंड्स में भी जाएगी, और आई थिंक अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की। अच्छा, आई थिंक इनकी स्किन नम हो चुकी है, इनकी स्किन नम है, और उसके बाद हम थोड़ा सा दिखाएंगे। अब स्टार्ट करो अपना प्रोसीजर। डॉक्टर साहब, नमिंग क्रीम लगा के अगर आप किसी को मारें तो उसे पता नहीं चले? ट्राई करके देख लो। बिल्कुल सही कह रही है, ट्राई करके देखना चाहिए। अच्छा, ये फास्ट कर लें डॉक्टर तारा। अच्छा, ये एक ट्रीटमेंट जो है आज जो हम करेंगे, बेसिकली मैं दिखाना चाह रही हूँ कि इसमें है कोलेजन। ठीक है। इट्स रिकॉम्बिनेंट कोलेजन, और ये थ्रेड्स नुमा का जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा इस बॉटल के अंदर, और ये है पूरी पेप्टाइड की सिरिंज भरी हुई। पेप्टाइड्स बेसिकली प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जब हम इसको इसमें मर्ज करते हैं, शेक करते हैं, तो ये पेप्टाइड और कोलेजन मिक्स करके एक कॉकटेल बन जाता है। ठीक है। और उसी को हम वाया नीडल लेकर और इनके स्किन के ऊपर स्प्रेड करके उसके ऊपर हम नीडलिंग करेंगे। तो उससे क्या होगा? नीडलिंग करेंगे, मतलब स्किन पंचर। जी एग्जैक्टली, स्किन। उससे क्या होगा कि स्किन के अंदर चैनल्स क्रिएट होंगे। ठीक है। जैसे आप क्रीम्स लगाते हैं, सिरम्स लगाते हैं, आप फेस के जस्ट ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो आपकी डीपर लेयर में नहीं जा पाता। इससे क्या होगा कि वो चैनल्स क्रिएट होंगे। उसके एक तो ये जो सोल्यूशन हम देंगे वो उनकी डीपर लेयर में जाएगा, और उसके बाद 1 वीक तक जो स्किन के ऊपर ये यूज़ करेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
ये प्रॉपर सन ब्लॉक लगाएंगी, मॉइस्चराइज़र लगाएंगी, जितने अच्छे ये लाइटनिंग के या ब्राइटनिंग के सीरम्स यूज़ करेंगी उससे ज़्यादा अच्छे इनके और भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक हमसे कोमल ने मैसेज पूछा है, कोमल का मैसेज आया, उन्होंने पूछा है कि वो डर्मा रोलर अपने चेहरे पे यूज़ कर रही थी जिससे उनके चेहरे पे मुस्तकिल लाइंस ही पड़ गई। लाइंस ही पड़ गए, एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। जब आप डर्मा रोलर्स घर में यूज़ करते हैं, वैसे तो खैर अब ये ऑब्सोलीट हो गए, हम रेकमेंड नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जब इसको घर में अप्लाई करते हैं तो एक तो ये कि वो मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते हैं साथ में, और Dry उसके skin पे कर साथ लेते साथ बिल्कुल, और उसके साथ साथ सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, डर्मा रोलर के बाद क्या होता है कि जो आपकी सुपरफिशियल लेयर होती है वो एक्सफोलिएट हो रही है, अब आपकी जो नीचे वाली लेयर है वो एक्सपोज्ड हो गई है। अब नॉर्मली जो आप सूरज में निकलेंगे या घर में बैठेंगे या किचन में जाएंगे तो आपकी स्किन ज़्यादा डैमेज होगी। तो अब आपने क्या करना है, एक तो सन ब्लॉक लगाना है एवरी 2 आवर्स, और उसके साथ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। इंडोर रहे तो भी सन ब्लॉक तो भी लगाएं, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो वो ड्राइनेस की वजह से आपको पैचेस भी बनेंगे और लाइंस भी बनेंगी, रिंकल्स भी बनेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये तो मैंने ट्रीटमेंट इस तरह से लिया था और ये मेरे लिए ऑपोजिट हो गया। चाहे आप वो किसी सैलून से लें, किसी क्लिनिक से लें या खुद से लें, डर्मा रोलर या माइक्रो नीडलिंग के बाद हमेशा आपको ये एहतियात करनी पड़ती है। ऑलराइट, ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर आयशा उमैरा हमारे साथ मौजूद है। बड़ा शानदार ट्रीटमेंट होने वाला है हमारे मॉडल के फेस पे, आप लोग कहीं मत जाएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ हमारी किचन क्वीन आ गई हैं। बहुत लेट आई आज, चले कोई बात नहीं। कैसे है शेफ मुनीसा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बस, आप देख लें कैसे। वही देखिए, जब आप बुलाएंगे तब हम आएंगे। अच्छा, अब ऐसे होगा। हाँ। अब घर वालों को भी दावत देनी पड़ेगी घर आने के लिए। देखिए, वो आपने देखी ना शादियों में वो मेहमान जो सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, मैं वही मेहमान हूँ। क्या पका रही हैं आज आप? आज जो है बना रहे हैं लाहौरी चरगा। वाह, है ना, कितना मजे आ रहे हैं ना आपके। बिल्कुल, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अब हमेशा ऑफ ट्रैक क्यों चलती है? आजकल गोश्त का सीजन है, हाँ। तो अब चिकन के पीछे पड़ गई। देखिए कुछ लोग, बहुत सारे मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो गोश्त देख देख के नहीं खा रहे होते, तो हम उनका ख्याल कर रहे हैं। हाँ, देखें, उनका ख्याल कर रहे हैं। और ये वो रेसिपीज हैं जो आप जो है बीफ के साथ या मटन के साथ भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। तो हम जो है मैरिनेशन इसकी मैं स्टार्ट करती हूँ। मैरिनेशन स्टार्ट कर चुकी है? करती किसी हूँ, से अभी मैरिनेट करी नहीं। करी? अभी फिलहाल मैंने सिर्फ इसको जो है ना वो पपीते का पेस्ट लगा के रखा है ताकि वो जो एक टेंडरनेस जो है वो आ जाए उसके अंदर। ठीक है, और अब जो है सिर्फ क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है तो मैंने सिर्फ पपीते का पेस्ट इसको लगा के रखा था। अच्छा, अब मैं इसकी बाकी मैरिनेशन आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हम ऐड करें। मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ साथ इसके अंदर क्योंकि लाहौरी चरगा है तो थोड़ा सा हम कलर ऐड करेंगे, जो कि जर्दे वाला जो रंग होता है वो ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर। और मुझे एक और स्पून चाहिए होगा, ओके, ठीक है। अच्छा, क्रीम हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये इसको जूसी भी करेगा और इसको टेंडरनेस भी देगा और अच्छा सा फ्लेवर भी करेगा। तो हम 2 टेबल स्पून जो है वो क्रीम के शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। और साथ साथ हम इसके अंदर जो है वो बाकी मसाले ऐड कर देते हैं। मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा 1 टेबल स्पून, ठीक है। और साथ में ज़ीरा पाउडर जा रहा है 1 टीस्पून, काली मिर्च जा रही है 1 टीस्पून। जल्दी में लग रही है आज आप लोग। हैं, जल्दी में लग रही हूँ? अच्छा, चले आराम से करते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च चली गई इसके अंदर। अजवाइन हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, लेकिन थोड़ा सा इसको रब करके ऐड करेंगे ताकि इसका जो है वो अरोमा और फ्लेवर निकल के आए, ठीक है। और इसके अंदर जाएगी देगी लाल मिर्च, वो 1 टेबल स्पून के करीब जाएगी। और कुटी हुई लाल मिर्च हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब। और साथ साथ हम इसके अंदर नमक डाल रहे हैं 1 टीस्पून, लेकिन आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, नमक आप जो है वो कम रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम इसके अंदर फ्लेवर इन्हांस करने के लिए इसके अंदर हम चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं जो कि अराउंड 1 टेबल स्पून है, ठीक है। और अब जो है इसको जो टैंगी फ्लेवर देगा वो है लेमन जूस, ठीक है। ये हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं
अराउंड 1 से 2 टेबलस्पून के करीब आपने ऐड करना है। ये समझे हमारा जो है वो इसका मसाला बिल्कुल तैयार है। इसको हमने जो है वो चिकन पे लगा लेना है। अच्छा, आपके पास क्योंकि टाइम होगा तो आपने पपीते का पेस्ट इसी के अंदर शामिल करना है और फिर लगाना है, लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट था और मुझे ये बिल्कुल रेडी करना था प्रॉपर तरीके से, तो मैंने पहले जो है वो उसको पपीते का पेस्ट लगा दिया। अगर पपीते का पेस्ट ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र ऐड कर देंगे इसके अंदर, जो मीट टेंडराइज़र का पाउडर आता है। पपीते का पेस्ट मैंने इसके अंदर अराउंड 1 से 2 टेबलस्पून के करीब पूरे उस पर रब करके लगा दिया था। ठीक है, अब जो है इसको चिकन को आपने प्रॉपर जो कट्स लगे हुए हैं उसमें ही सारा मसाला जाएगा और इसको प्रॉपर तरीके से आपने इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो चिकन को स्टीम करेंगे। ठीक है, स्टीम करने के बाद फिर हम इसको जो है वो हम फ्राई करेंगे और एंड में इसके ऊपर जो है वो चाट मसाला और लेमन जूस लगाएंगे। तो असफर के सुन के ही मेरे लग रहा है पानी आ रहा है मुंह में। नहीं, मैं देख रहा था क्योंकि थैंक्सगिविंग पे टर्की इसी तरह बनाते हैं है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारे यहाँ टर्की का ट्रेंड नहीं है, हमारे यहाँ चरगा जो है वो खाया जा रहा होता है। लेकिन होना चाहिए शेफ, होना चाहिए बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात, कमिंग बैक टू द ट्रीटमेंट, डॉक्टर आयशा मेहरा हमारे साथ मौजूद है और हम कोलेजन और कोलेजन ग्लो ट्रीटमेंट करें। नहीं, वो इंजेक्शन में क्या था? वो पेप्टाइड्स था बिल्कुल। वो हमने सिरिंज में ले लिए हैं और इस तरीके से हम इसको अप्लाई करके और उसके बाद ऊपर फिर नीडलिंग करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि वो जो चैनल्स क्रिएट करते हैं बेसिकली वो वाया नीडल्स चैनल्स क्रिएट होते हैं। ख़वातीन होता है, बट डोंट ट्राई दिस एट होम। ये सिर्फ ट्रीटमेंट जो है ये वाला, ये एक डॉक्टर ही कर सकते हैं आपके चेहरे पे, और ऑफ कोर्स चेहरे का मामला है, चेहरे का मामला है और चेहरा सबसे ज़्यादा एक तो एक्सपोज्ड, खुदा न खास्ता कोई रिएक्शन हो जाए, कुछ हो जाए तो हफ्ता 10 दिन तक तो आप वैसे ही आपकी खुद इत्मीदी पे बड़ा असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा चेहरे के साथ कोई प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके साथ स्किन केयर रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि माइक्रो नीडलिंग के बाद विटामिन सी के सीरम्स लगा लेते हैं और मैंने ऐसा भी देखा है कि डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं लोगों को 10%, 15%, 20%, तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है नीडलिंग के साथ। तो इट्स बेटर कि आप सेफ़ प्रोडक्ट्स यूज़ करें और डॉक्टर से पूछ के यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। विटामिन सी कंटेनिंग कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर एसिडिक मिंडेलिक एसिड हो, विटामिन सी हो, सैलिसिलिक हो, ग्लाइकोलिक हो, वो नीडलिंग के ऊपर अप्लाई ना करें। हाँ, उससे फिर आपको पैचेस भी बनते हैं पिगमेंटेशन के और ड्राइनेस ज़्यादा होती है स्किन के ऊपर। डॉक्टर साहब, ये जो विटामिन सी के सीरम्स होते हैं ये कोई भी यूज़ कर सकता है? अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप होम एप्लीकेशन पे, बट नाइट एप्लीकेशन पे यूज़ कर लें तो बेहतर है। बट आजकल कुछ एडवांस फॉर्मुलेशंस आ गई हैं, उसमें जस्ट प्योर विटामिन सी के साथ आपको दूसरी भी चीज़ें एडेड होती हैं। हाइलुरोनिक एसिड एडेड होता है, जैसे मैंने आपको बताया पेप्टाइड सीरम्स भी होते हैं, अल्फा आर्बिटन होता है और ग्लूटाथियोन है टॉपिकल एप्लीकेशन पे, तो वो ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर आयशा, हमारी व्यूअर है, आयशा नाम है, इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कि मुझे एक्नी है काफ़ी सालों से, क्या और मुझे डॉक्टर रो एक्यूटन रेकमेंड करते हैं एक्नी से निजात के लिए। इतनी एक्नी है कि उनके मतलब तकरीबन पूरे चेहरे पे ये एक्नी है अच्छी खासी, और रो एक्यूटन लेते हुए मुझे बहुत ज़्यादा प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। देखिए, एक्ने जो है इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हम अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्ने देते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हम टॉपिकल एप्लीकेशंस देते हैं, फिर कुछ एंटीबायोटिक्स आती हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर जाते हैं। ऑल्टरनेट मेडिसिन से मुराद मेरी ये कि एंटीबायोटिक्स के अलावा, जिसमें आइसोट्रेटनॉल भी होता है, टॉपिकल भी होता है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप 3 मंथ्स से एक्सीड करते हैं तो कोशिश ये करें कि अगर आपके ऊपर सिंगल एक थेरेपी काम नहीं करी, जस्ट टॉक टू योर डॉक्टर, और कोई भी डॉक्टर होगा जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट होगा वो डेफिनेटली अपने ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेगा, कुछ चीज़ें सब्सट्रैक्ट करेगा। सो एक्ने का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल भी एक तो घर बैठे ना करें, और अगर किसी से फ़ोन पे या आपको वैसे ही कोई मशवरा दे रहा है कि आप इस्तेमाल करें तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी। गो टू अ डॉक्टर। अच्छा, अभी हम ट्रीटमेंट कहाँ तक पहुँचा? बस अब ये जो पेप्टाइड्स आपको दिखाए थे, अब ये हम वो इनके स्किन के ऊपर टॉपिकली अप्लाई करके और फिर ये एब्जॉर्ब करवाया जा रहा है, और एंड में जो सोल्यूशन होगा वो हम कम्प्लीटली वैसे ही इनके ऊपर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि चैनल्स क्रिएट हो चुके हैं, उसके ऊपर हम टॉपिकल पे ये लगाएंगे सीरम, वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, स्किन हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग जो हैं वो स्किन हाइड्रेशन को वाटर इनटेक के साथ
मिला देते हैं, मिक्स कर जाते हैं। मिक्स कर देते हैं। तो पानी का इस्तेमाल आप जो रखते हैं 8-10 ग्लास, दैट इज़ नॉर्मल। मैंने लोगों को ऐसे भी कहते हुए सुना है कि हाँ शायद अगर हम 20-25 ग्लास पानी के पियेंगे तो हमारी स्किन हाइड्रेट होगी। इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट। बॉडी हाइड्रेशन ठीक है, पानी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन स्किन के लिए ख़ास मॉइस्चराइजर्स होते हैं, सिरम्स होते हैं, वो अप्लाई करने चाहिए। और जो आपका वाटर इनटेक है वो प्लीज़ 20-25 ग्लास ना पिए, इससे आपकी किडनीज भी अफेक्ट कर सकती हैं। एंड इट्स वेरी कॉमनली आई हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट इट इवन ऑन, डॉक्टर साहब कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में वैसे? 8-10 ग्लास इज़ नॉर्मल पूरे दिन के लिए? पूरे दिन के लिए इज़ नॉर्मल, लेकिन जब गर्मी ज़्यादा है आई थिंक 2 बड़ी पानी की बॉटल्स वो नॉर्मल है। लेकिन 20-25 ग्लास बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इट्स क्वाइट एबनॉर्मल। हम लोग थोड़ा सा वो शिद्दत पसंद भी हम कुछ ज़्यादा शिद्दत एक्साइटेड पसंद हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके, जज्बाती हो जाते हैं, पानी पी रहे तो पीते ही रहे बेइंतहा पीना शुरू। बिल्कुल। और स्किन के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी जो स्किन केयर रूटीन है आप वो क्या फॉलो करें। मैं हमेशा इस बात पे एम्फसाइज़ करती हूँ। और प्लस स्किन केयर रूटीन हमेशा आपके ट्रीटमेंट्स के अकॉर्डिंग होती है, जैसे अभी मैंने इनके केस में भी बताया। और अच्छा, बाय द टाइम इनकी जो पिगमेंटेशन पे हम बात कर रहे थे, जो पैच है इस पे भी ये काम करेगा। जब ये इसके सेशंस लेंगी तो ये पिगमेंटेशन इसकी लाइट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है हिना फ्रॉम इस्लामाबाद, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हिना। जी, मैं अपनी स्किन के बारे में पूछना चाह रही थी कि एंटी एजिंग के लिए कुछ अगर आप रिकमेंड करें, और वन टोन स्किन चाहिए, उसके लिए अगर कुछ बता सकते हैं तो प्लीज। वन टोन स्किन के लिए और एंटी एजिंग के लिए आपकी क्या एज है? आपकी क्या एज है नदा हिना? जी, मेरी एज 57। 57, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी बताइए। अच्छा, हमारे पास एक कराची में इंडिगो फेशियल होता है। इट्स अ कस्टमाइज्ड फेशियल बेसिकली, और इसके अंदर हम अनइवन स्किन टोन और आपकी जो एंटी एजिंग प्रोटोकॉल है, दोनों को आपको एक ही सिंगल वन फेशियल के अंदर देता है। इंडिगो फेशियल के अंदर इंडिगो करने लगता है। उसका नाम हमने इंडिगो फेशियल इसलिए रखा है क्योंकि उसमें एट अ टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट आउट होते हैं। आप अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन है, आपके स्किन के ऊपर स्कार्स हैं, ओपन पोर्स हैं, और अगर आपको फाइन लाइंस हैं या आपको टाइटनिंग पर्पस के लिए वैसे ही लेना है एज एन एंटी एजिंग, तो आप मिड 30s के बाद आप इंडिगो फेशियल करवा सकते हैं। मिड 30s? इट्स अमेजिंग। यस, इंडिगो फेशियल। और वो डॉक्टर्स ही करते हैं? वो जी बिल्कुल। ओके। स्किन वर्जन एस्थेटिक क्लिनिक पर होता है। अच्छा, ओके, जबरदस्त, वेरी नाइस। स्किन वर्जन एस्थेटिक क्लिनिक जो आपका है? जी बिल्कुल। ओके, एक्सीलेंट। तो आपको इस्लामाबाद से यहाँ पे हिना आना पड़ेगा डॉक्टर आयशा मेरा के क्लिनिक, ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और घर में वैसे मैं आपको बता रही हूँ, अब इस्लामाबाद में है, डेफिनेटली वहाँ का जो वेदर है उसके अंदर मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप स्किन को हाइड्रेट रखेंगी, और एंटी एजिंग की कुछ क्रीम्स होते हैं, कुछ सिरम्स होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड बहुत अच्छा एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है जो कि सिरम्स में इजीली अवेलेबल होता है, वो आप टॉपिकल एप्लीकेशंस पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस्लामाबाद में आपको माइक्रो नीडलिंग्स बहुत इजीली मिल जाएंगी, आपको फ्रैक्शनल आरएफ बहुत आसानी से मिल जाएगा, आपको CO2 फ्रैक्शनल लेज़र मिल जाएगा, बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एजिंग यू आर हैविंग। इवन कैरिज्मा बहुत अच्छा है एंटी एजिंग के लिए भी और अनइवन स्किन टोन के लिए भी, बट डॉक्टर डिसाइड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हाइलुरोनिक एसिड है उसके बारे में भी मिथ्स हैं कि 4-5 ड्रॉप्स ही अपने चेहरे पे लगाएं, कुछ लोग उसको बॉडी लोशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वैसे वो इतना एक्सपेंसिव होता है अगर वो प्योर है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ को HA का नाम दे देते हैं, बट प्योर हाइलुरोनिक एसिड इज़ अ क्वाइट एक्सपेंसिव सिरम। बॉडी पे आप यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन आप उसको जब फेस पे यूज़ करते हैं तो 2 to 3 ड्रॉप्स इनफ होते हैं आपकी हाइड्रेशन के लिए, ऑफ कोर्स इनफ होते हैं। अच्छा, ये सनब्लॉक है, मुकम्मल हो गया, प्रोसीजर हो गया। एंड में ये सनब्लॉक लगाएंगे, और सनब्लॉक बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। इतनी क्वांटिटी एटलीस्ट सनब्लॉक की लेनी चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर साहब, इसका ट्रीटमेंट के कितने सेशंस के बाद चेहरे पे फ़र्क पड़ना शुरू होता है? फर्स्ट सेशन के बाद ही आफ्टर अ वीक शी कैन एक्सपेक्ट कि मुझे बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है स्किन के ऊपर, बहुत एक ही सेशन के बाद ही। लेकिन जो रिकमेंडेड होता है, मैंने आपको बताया कि अगर हमें कंटिन्यूस कंसेक्टिव 4 सेशंस देने हैं तो हम एक महीने के गैप से दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम जस्ट टॉपिकल सॉल्यूशंस पे रख देते हैं कि आप एक अच्छी स्किन केयर रूटीन फॉलो करें तो ये आपका मेंटेन रहेगा। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कंसेक्यूटिव ना दें, एवरी 3rd मंथ आप ले सकते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा आपकी डैमेज नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और आप इसको एज एन ओकेजन पे भी रख सकते हैं। आपके घर में कोई इवेंट आने वाला है, कोई शादी आने वाली है, ईद का ओकेजन है,
कोई गेट टुगेदर है तो आप उस पर ले लें, पिकनिक पे जाने से पहले नहीं लेना। अच्छा, ओके, गॉट इट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, Thank you so बहुत much. बहुत Thank शुक्रिया, you. थैंक यू वेरी so मच much. आप Thank you. सबका। Thank you. और हमेशा ख़वातीनो हज़रात, हम आपको वही ट्रीटमेंट्स बताते हैं जिससे आपका चेहरा, स्किन और बेहतर हो, लेकिन डू नॉट ट्राई दिस एट होम। आप डॉक्टर आयशा हुमैरा के क्लिनिक जाइए। डॉक्टर साहबा, वैसे कितने का होगा ये वाला ट्रीटमेंट? अब आप सारे राज हमसे अपने नहीं, शो पे मैं ले तो देखिए, लेते मैं एक रेंज पूछता हूँ कि 10,000 के नीचे, 20,000 हाँ, के नीचे, इतने की हद तक 10,000 के अंडर है, ऊपर है, Yes, थोड़ा under सा है, अंडर है। under अच्छा, ये ट्रीटमेंट भी 10,000 के अंडर है ख़वातीनो हज़रात। आप डॉक्टर आयशा हुमैरा के क्लिनिक जाइए और ये ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। हम रहते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं। चीफ साहब, इस पे तो शेफ मुनीसा का क्लोजअप बनाना चाहिए था। मेरा क्लोजअप क्यों बनाया इस बात के ऊपर आपने? क्लोजअप तो शेफ मुनीसा का होना चाहिए था। हाँ, ये मैं आपके लिए गा रही हूँ है ना, बस होना तो यही चाहिए था। वैसे जो आपका एक्सप्रेशन आ रहा था इतनी देर से, वो यही था। वो उन्होंने मेरी तरफ से आपके लिए करा है ना। हाँ, अच्छा, ये यूं चल रहा था। चलिए, जब ये यहाँ तक गाड़ी पहुंच गई तो यहाँ से मैं आगे बढ़ाता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक। हमारे साथ एक और बहुत ही उभरता हुआ सितारा मौजूद है हमारे स्टूडियो में। 12 साल की उम्र में इन्होंने गाना शुरू किया, नेपा से बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की है इन्होंने गाने की। हमारे साथ मौजूद है सिमल हफीज। अस्सलाम वालेकुम सिमल, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपने इतना खूबसूरत घूम तारा गाया था जो कि मुझे अच्छी तरह से याद है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल वॉइस। मुझे बताएं, गाने का ख्याल कब आया, कैसे आया, इंस्पिरेशन कौन थी, सफ़र शुरू कैसे हुआ? तो सफ़र मेरा बचपन से ही शुरू हो गया था, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ म्यूज़िक होता है। माई डैड डज इट, माई मॉम सिंग्स। तो वो बचपन से एक तरबियत का हिस्सा था एक तरीके से, कि घर में सुने जाते थे पुराने गाने, नूरजहाँ, महनाज बेगम, फरीदा खानम जी के। तो वो ऑफ कोर्स उस तरफ इंक्लिनेशन ऑलरेडी थी मेरी। एंड विद टाइम जब मैं बड़ी होती गई, मेरी आई थिंक फिर उसके बाद इंटरेस्ट और डेवलप हुआ। एंड देन एट द एज ऑफ 12 आई डिसाइडेड कि मुझे प्रॉपर्ली सीखना है, अगर करना ही है तो। So from there it all started. कितनी अच्छी बात है। शेफ मुनीसा, आप अपने बचपन में, आप तो कह रही थी कि आप भी म्यूजिक सुनती आई हैं, लेकिन आपके बचपन में तो जंगी तराने ज्यादा फेमस थे शायद। बताएं। देखिए, आपको मेरे बचपन का नहीं, शायद आपको अपने बचपन का याद आ रहा है वो। मेरे बचपन में तो मैंने जेलो और ब्रिटनी स्पीयर्स के यू नो वन डायरेक्शन। हाँ, मैं भूल गई। वन डायरेक्शन में मेरा बचपन एक्चुअली वन डायरेक्शन में था। मैं भूल गई आप बर्गर बच्चे थे। लेकिन सिमल, बहुत कम लोग हैं आपके एज ग्रुप में जो कि मैडम नूरजहाँ या महनाज, इनका नाम भी उन्हें पता होगा। आजकल वो ज़्यादातर अपने बिल्कुल 2-4-6 साल पहले की जो जनरेशन है उनको ही। अच्छा, जो आपने नाम लिए हैं, बेसिकली ये लोग सुर में बहुत ही पक्के, इनकी बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग, सारा कुछ। आपको लगता है आपका जो म्यूज़िक का टेस्ट है वो इंस्पायर्ड है इन लोगों से आज भी? जी बिल्कुल, मेरा टेस्ट एक्चुअली बहुत वास्ट है, बट बिगिनिंग यही थी, क्योंकि अपने रूट्स को आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एंड माई पेरेंट्स रियली वांटेड कि अगर उनके बच्चे या मैं ये म्यूज़िक आगे करूँ तो वी स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन रूट्स। एंड हमारे जो, बिकॉज उनकी भी यही इंस्पिरेशंस थे, तो दे वांटेड अस टू लिसन टू देम। अच्छा सिमल, दोस्तों का बहुत अमल दखल होता है ज़िंदगी में, है ना? बहुत ज़्यादा। आई थिंक आपके दोस्त आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके दोस्त आपकी पहचान भी होते हैं। और आई थिंक ज़िंदगी में जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते रहते हैं जो आपके दोस्त बनते जाते हैं। आपके दोस्तों को भी कुछ इस तरफ इंक्लिनेशन है म्यूज़िक की तरफ? नहीं, ऑफ कोर्स बिगनिंग में स्कूल में तो ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था। आई वाज द ओनली वन इन माय होल स्कूल एक्चुअली। मैं और मेरी बहन जो गाते थे। आप स्कूल में गाती थी क्वायर में? जी, क्वायर में गाती थी। नेशनल सॉन्ग्स जो होते हैं ऑन 14 अगस्त एंड ऑल, तो वो एंड सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में बहुत हिस्सा लेती थी। तो मैं अकेली थी बच्ची जो गाती थी, मेरी बहन थी। बट उसके बाद ऑफ कोर्स विद टाइम जब थोड़ा और काम कह सकते हैं किया, या छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में दोस्त बने, तो विद डैट मेरे फिर फ्रेंड ग्रुप इस तरह का हो गया कि जिसमें इस तरह के गाने लोग सुनते भी थे। मेरी एज ग्रुप के कई सारे बच्चे ऐसे थे जो महनाज बेगम और फरीदा खानम जी को सुनते थे। तो विद टाइम वो ऑफ कोर्स ग्रुप बन गया। सिमल, कोई आगे अभी आप अपने एल्बम पे काम कर रही हैं, उसका मूड कैसा है एल्बम का? अच्छा, मेरी एल्बम अब जो विद टाइम जब मैं बड़ी होती गई, मेरा जो टेस्ट है बिकेम रियली एक्सपेरिमेंटल। तो मेरी एल्बम का जो मूड है या जॉनरा आप कह सकते हैं, इट्स वेरी मिक्स्ड। एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक है, उसमें क्लासिकल भी है, बट देन देयर इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ इंडी पॉप एंड जैज़।
आई थिंक वो वक्त की जरूरत भी है। या वक्त की डेफिनेटली वक्त की ज़रूरत है एंड जस्ट टू लाइक ऑल्सो रीच आउट टू एन ऑडियंस, तो वही मूड है एंड विद व्हाटएवर आई एम फीलिंग आई गो विद दैट एंड आई मेक अ सॉन्ग, सो इसी तरह से है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कोई गाना है जो आपको बिल्कुल नापसंद और वो सुपर हिट हो गया? बहुत दफ़ा है ना? मैं तो कसम से सिमल मैं इतने गाने सुनता हूँ और मैं कहता हूँ ये कौन लोग सुन रहे हैं, इसके क्यों इतने व्यूज है, इतने बकवास गाने, इस तरह बहुत आजकल तो आई थिंक बिकॉज़ ऑफ द वायरल ट्रेंड और इस वजह से कई सारे ऐसे सिंगर्स आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा फेम उनको मिल जाता है, बट ऑफ कोर्स इट्स अगेन द टाइम इज लाइक दैट। महनाज बेगम के ये वाले गाने बहुत कम लोग, महनाज बेगम को एक और बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा है ए मेरी सरजमीन वतन, क्या खूबसूरत उसकी कॉम्पोजिशन है ए मेरी सरजमीन वतन। ये ज़रूर आप लोग यूट्यूब पे सुनिएगा। इस तरह के पुराने जो जेम्स हैं ये बहुत कम लोगों को पता होते हैं। कभी आपने सोचा कि इस तरह के पुराने गानों को रीमिक्स करके या दोबारा गाया जाए ताकि लोगों तक पहुँचे? नहीं बिल्कुल, बल्कि जस्ट रिसेंटली मैं अपने अब्बा से इस बारे में बहुत बात करती रहती हूँ अबाउट म्यूज़िक स्पेशली एंड इट्स हिस्ट्री, क्योंकि उनको बहुत नॉलेज है। तो हमारी इस बात पे बहुत डिस्कशन हो भी रही थी वेयर ही वाज लाइक कि मुझे ये समझ नहीं आता है कि आज भी इस टाइम पे भी इस तरह के मिली नगमे या गाने क्यों नहीं बनते। हम पुराने अभी भी 14 अगस्त वगैरह पे ये सारे पुराने ही चल रहे होते हैं, तो उनको या रीमिक्स किया जाए उस तरह के दोबारा से क्यों नहीं बनते जिनको सुन के आपको वही जज्बा फील हो, और वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी थोड़ी कम हो गई है, मांद पड़ गई है। आई थिंक आजकल इंस्पिरेशनल म्यूजिक ज्यादा है कि इससे सुना हुआ उससे सुना हुआ। आप समझ जो भी नया लड़का कोई गा रहा होता है वो आतिफ असलम का कोई रेप्लिका मुझे लग रहा है 90%। आई डोंट थिंक वैसे देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद बीइंग इंस्पिरेशनल, बट आई आल्सो फील कि बिल्कुल ही कॉपी नहीं होना चाहिए। इंस्पिरेशनल इज डिफरेंट एंड कॉपी मुझे लगता है कि क्रिएट करना नई चीज बहुत जरूरी है। यस डेफिनेटली। अब जिन गानों की हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे आपके वालिद साहब कह रहे थे, ये वो चीजें थी जो तख्लीक होती थी। जी और आई थिंक अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर की भी बात करें, उस वक्त वहाँ पे भी बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर्स थे और उनके ही टक्कर के यहाँ पे भी थे। नहीं बिल्कुल एक से बढ़कर एक म्यूजिक कंपोजर्स है कि हमारे अभी भी कॉम्पोजिशंस और कंपोजर बहुत सही हैं। शेफ मुनीजा को गुस्सा आया और किचन के अंदर उन्होंने कुछ फेंक दिया शायद। नहीं मैंने जो है वो चिकन फ्राई करने डाला है, जिसकी जो है वो इतनी आवाज़ आना शुरू। अब तो चरगा बना रही थी तो फ्राई क्यों कर रही हो? देखिए हमने इसको स्टीम करा है। मैं 2 मिनट अगर यहाँ बात कर लूँ तो आप रेसिपी होती श्रीलंका की है, पहुँच आप अफ्रीका जाती है। ये क्या हो रहा है? देखिए हम चरगा फ्राई तो नहीं होता शायद मुनीजा? कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अच्छा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। जैसे हाँ वो कढ़ाई से निकालते हैं चरगा, है ना? तो हमने इसको स्टीम करा और अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ओके, तो कहाँ चरगे के साथ आप भी जो है वो होना शुरू हो गए, चरगा बन गए। आप क्यों चरगे की तरह पक रहे हैं? नहीं शबरीजा कहाँ तक पहुँचा वैसे चरगा? बस ये फ्राई हो जाएगा और ये डन हो जाएगा। इतनी जल्दी? जी हाँ। कोई तो डंडी मारी आज आपने। मैंने 2 मिनट मैंने अभी उनका सेगमेंट किया और चरगा तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे खड़ा कौन है? एक्सपर्ट शेफ, बात वहीं खत्म शेफ मुनीजा। जी हाँ, ये चीज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब सिमल से मैं बात कर रहा हूँ म्यूजिक की। सिमल म्यूजिक जो आप मूवीज में सुनती है, बैकग्राउंड स्कोर है, उसके अंदर अभी लड़कों की आवाज़ है या लड़कियों की जो आवाज़ है, आयमा बहुत अच्छा गाती है। मुझे बजाते खुद अलीशा रियाज की आवाज़ बहुत पसंद है, रोज़ मैरी की आवाज़ मुझे अच्छी लगती है। आई थिंक ये नए जो नाम है इनके बड़े अच्छी आवाज़ है। आपको अपने हु डू यू थिंक इज़ योर कंपटीशन, या आप जिसको नई जनरेशन में आप समझती हैं कि यार ये लड़कियां बहुत अच्छा गा रही हैं? I don't think there's any competition. I'm my own competition. ये चीज ये सब क्या है? ये कहाँ मेरा कंपटीशन है? नहीं not in that manner. I think सबका अपने अपने फ्लेवर्स हैं एंड कोई कंपटीशन नहीं है, सब साथ मिलकर। बट सिंपल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आई थिंक यू नो वी आर द सेम स्कूल, वी आर द ओल्ड स्कूल ऑफ म्यूजिक। ठीक है, आपको लगता है कि आपको लाइक माइंडेड लोग या यू विल हैव टेकर्स ऑफ दिस म्यूजिक इन दिस आजकल के दौर में? Yes, definitely. I think जो लोग मेलोडी पसंद करते हैं, जो लोग मेलोडी पसंद, I think अच्छा म्यूजिक होता है। It does not matter कि उसका genre क्या है क्या नहीं है। If it's good music, if it's सुरीला, उसके अल्फाज अच्छे हैं गाने के, then I think it will touch anybody's heart. अच्छा जब हम पॉप कल्चर की बात करते हैं, पॉप म्यूजिक की बात करते हैं, आपके फेवरेट, मेरे पॉप मोस्ट फेवरेट पॉप आर्टिस्ट वाज जुनैद जमशेद।
मैं बहुत उनका म्यूजिक, मैंने वाइटल साइंस का, जुनैद जमशेद का या अरशद महमूद साहब की जो कॉम्पोजिशन जी बिल्कुल माय ऑल टाइम फेवरेट, माइन टू, है ना। आई देख बस बंद करे शो, हम आपस की बातें शुरू करते हैं। तो चाय मंगा और पकौड़े मंगा। हाँ, लेकिन मुझे बताएं, आपको लगता है कि आपके कोई इस तरह के दोस्त हैं या आजकल का जो म्यूजिक है इस तरह का बन रहा है, कहीं सुना आपने? आजकल के म्यूज़िक में हैं इस तरह के नाम के जो आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक सब भी अपने तरीके से अच्छा ही काम कर रहे हैं, बट फॉर राइट नाउ तो आई एम रियली लविंग व्हाट आसिम अजहर इज डूइंग, हिज म्यूजिक इज रियली नाइस। आई एम लविंग व्हाट बयान इज डूइंग, देयर म्यूजिक इज रियली नाइस। एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स फ्रॉम ओल्ड स्कूल तो देयर इज जुनैद जमशेद, देयर इज फ्यूजन, देयर इज स्ट्रिंग्स एंड देयर इज नाज़िया ज़ुबैर एंड ऑफ कोर्स अरशद महमूद, ही इज अमेजिंग। आई लव ऑल ऑफ हिज कॉम्पोजिशंस। यू मस्ट, आपको आई थिंक अरशद महमूद साहब से अपने लिए कुछ कंपोज यकीनन कराना चाहिए, क्योंकि उनकी कॉम्पोजिशन आई थिंक आर टाइमलेस। ख़वातीन और ज़ाती, आज हमने आपको सिमल से मिलाया, एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए, जब आपको अपनी तरह के लोग मिलते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं। और सिमल का भी ताल्लुक एक ओल्ड स्कूल ऑफ म्यूज़िक से, जबकि शी इज़ जस्ट इन अर्ली 20s, एक छोटी सी बच्ची है अभी, लेकिन मुझे ये जो थॉट होती है और एक मुख्तलिफ तरीके का म्यूज़िक करिए। देखिए, जो लोग एक आजकल के बहर में बह जाते हैं उनकी कोई इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि सही है, ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो चलो चल रहे हैं, लेकिन जो लोग एक अपनी तर्ज के, एक अपने रास्ते के अलंबरदार होते हैं, एक नई तरफ निकले हुए होते हैं और अपने म्यूज़िक में बिलीव करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। सिमल का गाना सुनते हैं और फिर ब्रेक पे जाएंगे। ओवर टू यू सिमल। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और शेफ मुनीज़ा बिला वजह बहस कर रही हैं। मैं बहस कर रही हूँ, ये बहस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप इसको उल्टा रख के तो देखिए, वो अच्छी लगेगी। टर्की, आपने टर्की देखा, अच्छी लगती है उल्टी। हाँ। लेकिन देखिए, टर्की जो है वो थोड़ी सी अच्छी साइज में होती है, हमारी चिकन कहाँ ऐसी साइज में होती है। आप रख करके अच्छा, मैं आपको यूं उल्टा कर दूं फिर कैसा लगेगा? नहीं, उल्टा कर दूं तो उल्टा कर दूं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ ये मुर्गी है, इसको करके तो अच्छा, हर्ज क्या होगा? कोई हर्ज अच्छी नहीं लगी, सीधा कर देंगे। अच्छा, हाँ, करके तो देखे ना। करूँ कि नहीं करूँ, आप लोग बताएं। क्या वो फोन करेंगे? क्या करें तो सही, करके तो क्या। अच्छा, देखिए, और नहीं अच्छी लगी फिर तो सीधा कर देंगे। अच्छा जी, चलिए देखिए, अब आप बताएं कितनी अच्छी लग रही है शेफ मुनीज़ा, देखें। अच्छा, ऐसे करें इसको, चलो दिखाएं, क्लोजअप बनाएं प्लीज हमारे चरखे का। वैसे नहीं, आप सही कह रही थी, है ना। सॉरी, कभी ना बात मान लेनी चाहिए, छोटों की भी बात सुन लेनी चाहिए कभी। सुने, ये तो मेंढक लग रहा है इस तरह से। प्लीज उल्टा करते शेफ मुनीज़ा। देखिए, कभी ना छोटों की भी बात सुन लेनी चाहिए। सही करते शेफ मुनीज़ा, सीधा करते हैं प्लीज। अच्छा, चले कर देते हैं बस। आई थिंक हाँ, ये सही है ना। चलो, हाँ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा यहाँ से दोबारा से जो है वो तो कोई और एक वो लग रहा था जान। देखिए, अब कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी चिकन। पता नहीं, मैं ऐसा चिकन देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि बस यूं पड़ी हुई है ऐसे कुछ। हाँ, बेआसरा सी मुझे लगती है इस तरह। बेचारी बेआसरा ही तो होती है ना, मुर्गी बेचारी। हाँ, चले, मुर्गी बेचारी। कोई बात नहीं, रेसिपी पे आ जाए। क्या क्या किया आपने इसके साथ बताया? मेरी गैर मौजूदगी में आज आपने चरगा बनाने की मुझे लाना देखिए ऊपर, मुझे लगा आपने चिकन बॉईल करके उसमें चटनी डाल दी खाली। आपको कैसे पता चला? देखिए, मैंने सबके सामने मैरिनेशन करी थी, कोई ऐसा सीन नहीं हो कि बॉईल करके चटनी डाल दी। ठीक है, हमने क्या किया था मैरिनेशन, आपको एक दफ़ा बता दूं, हमने तकरीबन 1000 से 1200 ग्राम की चिकन ली। चिकन हमेशा जो कोशिश करा करें कि जो है 1000 से 1200 ग्राम के लिए, इससे ज़्यादा ऊपर ना जाए करें, 1.5 किलो तक की चिकन पे ना जाए, वरना वो बहुत ज़्यादा जो है वो चिकन ड्राई होती है, ज़्यादा मॉइस्ट नहीं होती, टेंडर नहीं होती, जूसी नहीं होती। ठीक है, एक तो इसकी टिप ये हो गई। दूसरा, उसके बाद हमने क्या किया कि इसको सबसे पहले मैंने पपीता लगा के रख दिया था। आप जो है एक साथ ही सारी मैरिनेशन कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, मैरिनेशन के लिए मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम ली,
उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा, 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला शामिल करा, 1 टीस्पून नमक शामिल करा। नमक आप हस्बे जायका शामिल करेंगे, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर भी शामिल करा है। तो आपने नमक और चिकन पाउडर को बैलेंस करते हुए डालना है। उसके साथ मैंने 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च शामिल करी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी, 1 टेबल स्पून मैंने देगी लाल मिर्च शामिल करी और जर्दे का रंग शामिल करा, लेमन जूस 2 टेबल स्पून शामिल करा और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा 1 टेबल स्पून। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने चिकन को जो है वो मैरिनेट कर लेना है। आप आराम से ओवरनाइट मैरिनेट कर दें आप, लेकिन कम से कम इसको 2 घंटे तो आप मैरिनेट करिएगा। और जब भी आप मैरिनेट करें आपने इसको क्लिंग करके रैप करके कोई भी चीज़ में ढक के रखना है आपने फ्रिज के अंदर, बाहर काउंटर पे नहीं रखना कि मैरिनेशन जल्दी हो जाए, ऐसा कोई सीन नहीं होता। हमेशा चिकन या कोई भी मीट आप मैरिनेट कर रहे हैं तो आपने उसको फ्रिज में मैरिनेट करना है। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको मैंने स्टीम कर लिया चिकन को। आपके पास स्टीमर अवेलेबल हो आप स्टीमर में स्टीम कर लें, आपके पास स्टीमर नहीं है कोई भी बड़ा सा पॉट ले लीजिए, उसके अंदर आप इसको ढक के स्लो फ्लेम पे स्टीम कर लीजिए। ठीक है, जब ये चिकन आपकी डन हो जाए उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आपने इसको निकाल के मैंने इसके ऊपर लेमन जूस डाला था, चाट मसाला डाला था और जो इसकी जो मैरिनेशन जो हमारे पॉट में रह गई थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करा, इसको मैंने थोड़ा सा थिक करा और उसके बाद लास्ट में मैंने जब इसको प्याले में निकाला तो मैंने इसके ऊपर लेमन जूस ऐड कर दिया और इसको आप इसके साथ खा के भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको जो है इसके ऊपर लगा के दोबारा से चाट मसाला छिड़का था ताकि और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसका। दैट्स इट, हमारा जो है वो लाहौरी चरगा तैयार है। मैं एक चीज नोट कर रहा था शेफ मुनीजा का, अगर आप लोग क्लोजअप बनाए दोबारा से, क्लोजअप पे कट करें जरा। हाँ अब आप थोड़ा सा उधर जाए ना। हाँ ओके, बस रुक जाए, वापस है, थोड़ा सा वापस है। हाँ ये देखो आप इसमें आप नरेशन दे रही थी, मैं मॉनिटर देख रहा था, लग रहा था अपने जूड़े में फूल लगाए हुए पीछे वैसे लगा यहाँ से ना, मैंने कहा ये सूरजमुखी का फूल आपने शायद इसलिए आपने गुलदस्ता वहां रखवाया है। हाँ, कि क्लोजअप में लगे कि फिल्म स्टार शबनम हमें एक वो दे रही है नरेशन। बिल्कुल, वेरी बैड जोक शेफ मुनीसा। चले देखिए इंसान का अपना टैलेंट भी होता है। अब क्या करूँ, मेरे अंदर वो स्टार्स वाली बात है तो फिर मैं क्या सच करूँ? है, ये सच है ना, ये वाकई में सच है, ऑफ कोर्स बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है आपको खुद इस बात पे यकीन नहीं आ रहा, ये तो मैं हमेशा आपकी तारीफ कर रहा होता हूँ। हाँ। लेकिन खवातीन और हज़रात आज हमने बनाया लाहौरी चरगा आप लोगों के लिए। लाहौरी चरगा है ना? बिल्कुल। लाहौरी चरगे में लाहौर कहाँ होता है बताएं? इसी तरह कश्मीरी पुलाव में कश्मीर नहीं होता, गुलाब जामुन में गुलाब नहीं होता, बिल्कुल, है ना? चले खवातीन और हज़रात आज हमने बनाया आपके लिए ये चरगा और रेसिपी अभी आपने सुन ली और इसको जरूर घर में ट्राई कीजिएगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अब मेरी दो बहुत ही अच्छी दोस्तों ने मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में। हम लोग हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन को काम करते रहना चाहिए, कोई करियर बनाना चाहिए। और जितने भी यंग पेरेंट्स हमारा शो इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपकी बेटियां ग्रेजुएट कर चुकी हैं, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि वो कोई जॉब करें, कोई काम करें। आपकी सरपरस्ती में अगर कर सके तो और अच्छी बात है, ताकि उनको आगे आने वाली दुनिया में काम करने का एक तजुर्बा हो और वो बहुत अच्छा काम कर सके और अपने पैरों पे खड़ी हो सके। क्योंकि जो ख़वातीन करियर ओरिएंटेड होती हैं, जिनके पास डिग्रीज होती हैं, जो खुद मुख्तार होती हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। और ये एक फैक्ट है। मेरे साथ मौजूद हैं अरीबा सिद्दीकी और जवेरिया इरफान। ये दोनों ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक होम मेकर है, मैं एक होम ब्रेकर है। सॉरी, व्हाई शुड आई कॉल माय सेल्फ अ होम ब्रेकर? ड्रामा में मैं होम ब्रेकर का काम आजकल कर रहा हूँ, बट डजंट मैटर। लेकिन वेलकम टू द शो गाइस, लवली हैविंग बोथ ऑफ यू ऑन द शो। मुझे सबसे पहले तो ये पूछना है, अच्छा एक बहुत ही कैजुअल कॉन्वर्सेशन है ये, स्टार्टिंग फ्रॉम यू अरीबा, मुझे एक बात ही बताओ, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यू आर द डिजिटल मार्केटिंग चेयरमैन और द CEO ऑफ FHM, राइट? डिजिटल मार्केटिंग को आप देखती हैं, उसके अंदर आप एक ब्लॉगिंग करती हैं, ब्लॉगिंग साइट देखती हैं। मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर बहुत एक मेजर रिस्क है ताल्लुकात ख़राब हो जाने का, यू नो व्हेन यू आर बीइंग अटरली ऑनेस्ट, ठीक है? आपको यू नो व्हेन यू टुक इट अप, आपको पता था ये सब इस तरह का जॉब होगी? तो जब मैंने इनिशियली FHM को ज्वाइन किया, नाउ माशाल्लाह आई एम द चीफ डिजिटल ऑफिसर देयर, FHM एंड पीपल मैगजीन को ज्वाइन किया, तो एक फेयर होता है जब आप मीडिया से एसोसिएट करते हैं और जब आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज द रिस्क कि आप मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं कुछ।
बट दैट बीइंग सेड आई फील लाइक आपकी रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जहाँ पे आपकी रिसर्च टीम स्ट्रांग है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी लवली रिसर्च टीम एट FHM. तो वहाँ पे आई फील लाइक ये प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस इवन दो इस जर्नी का पार्ट होते हैं, आप उनको कहीं ना कहीं टैकल कर जाते हैं. आपको ये डर होना चाहिए कि आप किसी को अनएथिकली कोई बात ना करें या किसी की लाइफ में अनएथिकली कोई रूमर ना स्प्रेड करें. बट न्यूज़ रिपोर्टिंग में ये रिस्क ज़रूर रहता है, बट यू शुड जस्ट फेस इट हेड ऑन, आई थिंक. अच्छा, आई मस्ट से कि पीपल मैगजीन जो है वो इट हैज़ ऑलवेज बीन माय फेवरेट इंटरनेशनल मैगजीन पीपल. और मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, जस्ट आई थिंक वो 3-4 महीने पहले आई वाज फीचर्ड ऑन द कवर. अरीबा ने मुझे फीचर किया था, इंटरव्यूड मी. मैं हमेशा पीपल मैगजीन की जो पोस्ट है वो अपने उस पर भी शेयर कर रहा हूँ. तो एक चीज़ जो मुझे कभी कभी यू नो विच आई फाइंड वेरी रूथलेस इन एनी ब्लॉगर एट ऑल, वो एकदम से आप लिखते हैं कि अब आपको पता है एक ड्रामा करने में या एक प्रोजेक्ट करने में खून पसीना लगता है. कोई 6 महीने का प्रोसेस होता है 100 डेज का, जिसके अंदर हम लोग रो रहे हैं और इन अ मिनट यू गाइज राइट के बहुत ही बोरिंग. आई एग्री, बट ये कि इसमें इसको आपको मेरा ख्याल है उसमें लेना चाहिए पॉजिटिव वे में कि भाई इसको और हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. क्योंकि ये जो एक राय आ रही होती है ना, लाइक अगर हम फिल्म इंडस्ट्री को देखें, माशाल्लाह इज़ गोइंग ऑन द बूम, लेकिन ये कि इंडस्ट्री में बहुत कम फिल्म ऐसी हैं जो अभी रिसेंटली आई हैं उसमें लग रहा है कि मेहनत की गई है. बाकी वो लगता है बस जल्दी जल्दी में टिकाई है. वो इस तरह का काम होता है. तो वो ये भी होता है कि यार अगर हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो वो एक हमारी भी गुडविल है, राइट, कि हमारी गुडविल पे जाके फिर वो अगर टिकट ले रहे हैं फिर वो बोलेंगे यार इन्होंने तो बोला था बड़ी अच्छी मूवी है और ये तो हमारे पैसे ज़ाया हो गए, टाइम वेस्ट करा दिया. सो आपको कुछ बीच की राह निकालनी होती है. समटाइम्स हमारे पास पेड कोलैब भी आते हैं, समटाइम्स जस्ट इनवाइट होते हैं, तो हम फिर बीच की राह निकाल देते हैं. हमारा ये ओपिनियन. एक मिनट, पेड कोलैब जब आता है तो फिर क्या होता है रिबा? यू सेल योरसेल्फ टू द डेविल? No, we don't. We try to keep it very neutral and very honest. So because as a publication we work with a lot of movies. अभी जितनी भी movies release हुई हैं उनके सारे PRs, उनकी let's say press releases, trailer launches, we do get invites, we do attend them. We try to not pass off any negative remark unless and until कोई बहुत ही बड़ी बात हो. यूजुअली हमारा काम इतना होता है कि वी गो देयर, वी रिव्यू व्हाट्स हैपनिंग, एंड आई फील लाइक पब्लिकेशंस का ओपिनियन बहुत मैटर करता है. एंड व्हेन इट कम्स टू ओपिनियंस आई आल्सो फील लाइक व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकर्स दे शुड embrace it, they should work on it, and there's always room for improvement, right? And talking about the recent movies that have come out, most of them are amazing, so I think that's wonderful. And जिनको criticism मिलता है, I feel like they learn for the next project, so I think that's really important. And no, we don't sell ourselves to the devil, we try to keep it very neutral, not biased. Exactly, as I said कि हमें neutral लेके चलना पड़ता है. जितने भी एक्टर्स और कंपनियां ये सोच रही हैं कि वो खरीद लेंगे ब्लॉगर्स को, आई थिंक एक बड़ा गलत, हाँ एक गलत कॉन्सेप्ट है. और मेरे बट लेकिन ये होता है बिकॉज यू नो मैं प्रोडक्शन हाउसेस में काम करता हूँ. मैं मूवीज़ के अंदर जब काम कर रहा था, एक पूरी बॉडी ऐसी है जर्नलिस्ट की जो कि ऑफर करती है कि यू नो आप हमसे कोलैबोरेट करें और हम आपके लिए अच्छा लिखेंगे. ये नहीं कह रहा कि यू नो अच्छे बुरे लोग तो देखो अरीबा, दे आर एवरीवेयर. एग्जैक्टली, आई एग्री. जवेरी मुझे एक बात बताएं, इट्स अ लिटिल इंस्पिरेशनल क्वेश्चन. यू आर अ होम मेकर आल्सो, यू हैव अ फैमिली टू रन एज वेल. आप मुझे एक बात बताइए, कितना मुश्किल होता है ये दोनों चीज़ों में जगल करना? बेसिकली माई किड्स आर ग्रोन अप अल्हम्दुलिल्लाह. 1 is 9 year old and 1 is 11 year old. तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं रहता बिकॉज दे आर ग्रोन अप. सो वो बल्कि मेरे साथ साथ मिंगल अराउंड कर रहे होते हैं, मेरे साथ साथ चल रहे होते हैं, इवेंट्स वगैरह में साथ होते हैं. सो इट्स नॉट एन डिफिकल्ट टास्क. प्लस मैंने काफ़ी मम्स को देखा है, मम्स ब्लॉगर्स जो हैं अपने छोटे बच्चों के साथ भी कर रही होती हैं. तो इट्स टोटली डिपेंड कि आपकी फैमिली और आपका हस्बैंड कितना सपोर्टिव है. सो ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट के बगैर तो आप कुछ भी चीज़ कहीं पे भी कोई भी काम हो आप नहीं कर सक रहे होते. इवन घर से कुछ नॉर्मल मार्केट भी जाना हो तो उसमें वो एक होता है कि भाई बच्चे कोई देख रहा है घर में. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्पाउस कि वो कितना सपोर्टिव है. अच्छा, व्हेन यू टुक इट अप, जब आपने ये करियर ऑप्शन चूज किया था तो आपने किस वजह से ये सोचा था? क्या आपकी एक राय होती थी चीज़ें जब आप देखती थी? आई स्टार्टेड फ्रॉम द फेसबुक के ग्रुप्स बैक इन 2012 टू 2016, जिसमें एक न्यूट्रल लाइफ के ऊपर मैंने स्टार्ट किया था. आई फील कि जो हाउसवाइफ्स होते हैं स्पेसिफिकली वो बहुत होम बाउंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी न्यूट्रल लाइफ बहुत जो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से आप देखें कि पहले डिवोर्स रेशो बहुत कम था हमारे माशरे में, अब डिवोर्स रेशो बहुत बढ़ गया. बिकॉज वो जो है सॉरी टू से कुछ कतरीना की इमेज लेके चल रहे होते हैं और घर में वो बैठी हुई होती है नॉर्मल बच्चों को लेके. तो इट्स काइंड ऑफ कि अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए. एग्जैक्टली, इसमें न्यूट्रल लाइफ आपकी बहुत डिस्टर्ब होती है. कितने मजे की बात है कटरीना. काइंड ऑफ मेक सेंस आल्सो. इट डज. मैं आपको बताऊं ये एक हार्ड फैक्ट है व्हिच यू कैन नॉट डिनाई. ऐसा होता है. आपको पता है हम अपने शो के ऊपर ना एक
जो रियल लाइफ कपल्स को लेके आते हैं हु हैव प्रॉब्लम्स, जो लॉयर्स के साथ होते हैं, दे वांट टू डिस्कस, और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आइडियलिज्म ही है। एग्जैक्टली वो आइडलाइज कर लेते हैं कुछ एक्टर्स को, स्टार्स को, और उनके पीछे ऑफ कोर्स अब जो रियलिटी की ज़िंदगी कुछ और होती है। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा मैं मानता हूँ और अपने शो पे भी एंडोर्स करते हैं, आपको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है और आप अपने अब आपके फ़ोन के ऊपर ये बड़ी बड़ी OTT प्लेटफॉर्म्स है, सब कुछ है, तो आप ज़माने कदीम में यहाँ नहीं रह सकते। Very true, है ना? very true, very true, I एक्चुअली agree. मुझे एक बात बताइए, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझसे कुछ लोग पूछते हैं आपने ये वाली फिल्म देखी या ये आपने ये वाला ड्रामा देखा। अब मुझे ये सोच आती है कि चले जिस तरह फिल्म स्टार शान थे, वो बहुत सारी गुज्जर वाली मूवीज में काम तो करते हैं, बट यू नो व्हेन यू मीट एंड लुक एट हिम, ही इज नथिंग लाइक दैट। I feel like there's a very major difference between real life and real life. ये डिफरेंस जब लोग समझ जाएं कि उन चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी नहीं कर सकते, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है इन चीज़ों के बीच में। यू कांट इमिटेट द लाइफ ऑफ पीपल यू सी ऑन स्क्रीन, बिकॉज उनकी जो असली लाइफ होती है वो शायद ही बहुत डिफरेंट हो। आप उस चीज़ को आइडलाइज करें जो उनकी रियलिटी है, नॉट जो वो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। देखिए मुझे एक बात बताएं, कभी आप इंटरव्यू करते हैं, आप यू हैव इंटरव्यूड सो मेनी पीपल, और मुझे लगता है FHM एक वाहिद ऐसा इदारा है जो कि बहुत उसकी एक्सपेंशन कमी नहीं हो रही, इट्स एक्सपैंडिंग विद द डे। और आई थिंक यू नो व्हेनेवर आई वेंट टू योर ऑफिस, या मैं कभी भी आपके ये मुख्तलिफ पब्लिकेशंस के ब्लॉग्स देखता हूँ या इंटरव्यूज देखता हूँ, दे आर डेल्ट विद, जिस तरह अगर मैं इसको यू नो टू पुट इट द राइट वे, बहुत ही आर्ट नूवो, एक अप टू डेट, एक आजकल के दौर के, यू नो इवन द ग्राफिक्स एंड ऑल, आई थिंक प्रॉब्ली इज द ओनली पब्लिकेशन दैट्स डूइंग इट, क्योंकि बाकी सिर्फ तस्वीरें लगा के नीचे एक राइट अप दे रहे होते हैं। So I think for us it's important to keep up with all kinds of genres. जितने भी लोग होते हैं जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, जो देख रही हैं, हम कोशिश करते हैं कि प्रिंट से लेके डिजिटल मीडिया से लेके एज वेल एज वीडियो कंटेंट हम उन्हें प्रोवाइड करें, बिकॉज यू हैव टू अपील टू द डिफरेंट ऑडियंसेस जो हैं। वीडियो ज़रूरी है, वीडियो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप जो चीज़ शायद एक पोस्ट लगा के बता सकते हैं, विच वी ऑल्सो डू बाय द वे एंड वी डोंट डिस्करेज इट, जो आप एक पोस्ट से बता सकते हैं। आई फील लाइक लेट्स से मैंने आपका इंटरव्यू किया, उसमें यू आर मोर लाइकली टू रिलेट टू द पीपल एंड पीपल आर मोर लाइकली टू रिलेट टू यू, क्योंकि आप एक वो बात कर रहे हैं जिसको वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि जब आप किसी को अपनी परसेप्शन बताते हैं या अपनी थॉट प्रोसेस बताते हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। एंड फॉर अस आई फील लाइक इस तरह हम भी बहुत ग्रो करते हैं। एवरीवन सो कोऑपरेटिव जिनके साथ हमने काम किया, चाहे वो फैशन सेक्टर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, माशाल्लाह आई फील लाइक पीपल लर्न, जो इन कंपनीज के पीछे CEOs होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल नो द नेम्स बट दे डोंट नो द पर्सन और द स्टोरी बिहाइंड इट। आवर जॉब इज टू मेक श्योर कि उनकी स्टोरी बाहर जाए, उनकी सक्सेस जर्नी बाहर जाए। लेकिन आपको पता है, मैं आपको बताऊं, यू नो बीइंग अ क्लाइंट और बीइंग एन एक्टर माई सेल्फ, ठीक है, आई थिंक आई शुड, यू नो, मैं तो बड़ी प्राउडली कहता हूँ अ वेल ट्रैवल्ड, वेल एजुकेटेड एंड वेल एक्सपोज्ड एक्टर दैट आई एम, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स इस तरह के नहीं होते। आपको पता है, आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, एंड यू ओपन अप ऑल्सो। अगर कोई एक नॉर्मल सा आदमी आपका इंटरव्यू ले रहा, आप प्रॉब्ली ओपन अप नहीं करना चाहते, अब नहीं आपका दिल होता दिल की बात करने का, आप लाइक माइंडेड लोगों में। लेकिन मुझे एक बात ही बताएं, आपको पता कैसे चलता है कि अगर किसी सेलिब्रिटी ने या किसी स्टार ने पिंटरेस्ट से तस्वीर उठा के अपने उस पर डाली है, or you know they're trying to own somebody else's photograph? I think this was very recent, एक ऐसा सिचुएशन आया था, and I feel like आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट है इन चीज़ों में। So everyone's active on Pinterest, everyone knows what's happening on Instagram, Snapchat, even TikTok nowadays is growing, माशाल्लाह। So when you look at these stars, आप इनको देखते हैं, आपको अगर कोई ऐसी familiar picture दिख जाती है या आप किसी और की स्टोरी लगा रहे होते हैं, लोग उस चीज़ को कैच ऑन कर लेते हैं, बिकॉज डिजिटल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है। न्यूज़ से पहले या किसी भी न्यूज़पेपर से पहले आई फील लाइक न्यूज़ हमारा जो मेन सोर्स बन गया है वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बन गए। एंड आई फील लाइक वहाँ कहीं ना कहीं इट्स अ लिटिल ट्रिकी कि आप किसी चीज़ को अपना नहीं दिखा सकते वहाँ पे इतना ईजिली, कुछ लोग उसको समझ जाते हैं। लेकिन एक प्रेशर भी है ख़वातीनो हज़रात, यू नो, टू कीप अप विद द पेस एज दे कॉल इट। और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि बर्गर बनने की भी बहुत कोशिश करते हैं। बट टाइम फॉर वेट टाइनी ब्रेक, कहीं मैं जगह वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ है अरीबा सिद्दीकी और जवेरिया इरफान, दोनों ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं और इनके जो पोस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। लोग लिखते हैं। मुझे एक बात बताएं, आप दोनों से क्वेश्चन डायरेक्टेड टू बोथ ऑफ यू, आप दोनों सवाल है। मुझे एक बात बताएं, आप लोग कभी किसी का इंटरव्यू लेते हुए या किसी से बात करते हुए बहुत इरिटेट हुए हैं? होता है कभी कभार। मैं नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं वजह पूछ रहा हूँ, क्या वजूहत होती है? वजूहत यूजुअली ये होती हैं दैट जब हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वैसे हमारा काम है, हम इरिटेट इतना जल्दी नहीं होते। इट मस्ट टेक समवन आई थिंक अ लॉट टू इरिटेट अस। ऐसा कभी मेरे साथ तो पर्सनली नहीं हुआ है, बट जेनेरिकली अगर मैं बताऊँ, आई थिंक लोग शायद इसलिए इरिटेट हो जाते हैं कि अगर आप किसी से एक सवाल कर रहे हैं और आप उनके साथ जेन्यून नहीं हो रहे, आप एक्ट कर रहे हैं जैसे आपको कोई स्क्रिप्ट दी गई है, तो वो चीज़ शायद अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, हम अपने प्लेटफॉर्म से वो चीज़ नहीं दिखाना चाहेंगे जो मेड अप हो, जो बहुत ही फेक हो। सो आई फील लाइक जब कोई हमारे साथ रियल नहीं होता, इवन दो हम उस वक्त बोलते नहीं हैं, हम उस चीज़ को समझ जाते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि लोग हमारे साथ ओपन अप हो, रियल हो। इसलिए जब भी FHM पे कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी इस तरह का इंटरव्यू आता है, हमारी पहली कोशिश होती है उनके साथ कंफर्टेबल हो जाए ताकि वो रूम ही नहीं रहे। सो थैंक गॉड अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। आपका अपनी इरिटेट नहीं हुई है? नहीं, अब पेशेंस। इस तरह का अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिनेरियो नहीं हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया इतना बूम कर चुका है कि अगले बंदे को भी पता होता है यार, अगर मेरा कोई एटीट्यूड बुरा लग गया और कुछ नेगेटिविटी आ गई तो वो मेरे ऊपर भी आ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। अच्छा, फेवरेटिज्म कहाँ तक होता है? कुछ सेलिब्रिटीज ऑफ कोर्स देखें, ये तो ह्यूमन नेचर है। कुछ इस तरह के बेहतरीन एक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बड़े स्टार्स हैं, मुझे नहीं पसंद। इस तरह आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। तो कभी ऐसा होता है कि somebody you don't like and that person is doing well और उसकी दिल पे पत्थर रख के पोस्ट फॉरवर्ड करनी होती है? देखिए, आई फील लाइक इट्स अ वेरी ह्यूमन क्वेश्चन। इट इज, एंड आई फील लाइक जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, एज अ सोशल मीडिया पब्लिकेशन, प्रिंट मैगजीन, यू कांट बी बायस्ड। आप किसी को फेवरेटिज्म नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आपकी कोई पर्सनल ग्रजेस हैं या आपको उनके कपड़े नहीं पसंद है या उनके बोलने का तरीका नहीं पसंद। यू शुड ऑलवेज सेलिब्रेट दैम। अगर वो काम कर रहे हैं, अगर वो मेहनत कर रहे हैं और वो अपने आवर्स लगा रहे हैं किसी चीज़ की तरफ, तो आई फील लाइक उस चीज़ को अप्रिशिएट करें और वही अच्छाई शायद घूम के आपके पास आ जाए। माय CEO मिस्टर अदनान फैसल, ही सेज दिस थिंग ऑल द टाइम, ऑलवेज नोटिस द पीपल जो आपके लिए क्लैप नहीं करते जब आप जीते। तो ये चीज़ आई फील लाइक आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। नोटिस दोज पीपल and do better for them, not because you want to but because maybe they need it more. मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिस तरह they're doing well, how do you keep up with the competition? So when you talk about competition, I think there's always room for improvement. If they are doing something better than us, then we learn from them. हम उनसे inspiration लेते हैं। Let's say कि कोई ऐसी चीज़ वो कर रहे हों जो हम नहीं कर रहे हों, so we will take that and we will embrace it and see कि हम उसको अपने प्लेटफॉर्म को किस तरह बेहतर कर सकें। For now मुझे लगता है कि हमारा जो पब्लिकेशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। डिजिटल भी है, प्रिंट भी है, there is lots of events, PR। But अभी कंट्रोवर्सी लगाने से कितना फायदा होता है एक प्लेटफॉर्म को? अगर आप कंट्रोवर्शियल कोई चीज लगाते हैं, नुकसान भी होता है। नुकसान होता है, नुकसान भी होता है, क्योंकि उसमें अगर जो उनकी फॉलोइंग वाले हैं, लाइक अगर दूसरी साइड की पार्टी अगर ज़्यादा वो है, एग्जैक्टली, तो वो फिर आपके बैकलैश आना शुरू हो जाता है और फिर वो हो जाता है कि भाई वो ये फेवरिज्म चल रहा है, काइंड ऑफ इस तरह की बैकलैश। तो आपको बहुत ही मोहतात होकर चलना पड़ता है, स्पेसिफिकली ऑन द सोशल मीडिया, क्योंकि उसमें जब प्रो हैं तो कॉन्स भी हैं। अच्छा जवेरी, जब आप किसी का इंटरव्यू कर रही होती हैं और आप किसी से बात कर रही हैं, ऑफ कोर्स आप एक तजुर्बेकार, एक मदर हैं, आपने इतनी ऑफ कोर्स एक वेल रेड खातून है, आप जो किसी का इंटरव्यू कर रही होती हैं, आपको पता होता है कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है। Of course, एक आपका अपना एक सेल्फ एनालिसिस तो चलो, बिकॉज आई एम डूइंग इंटरव्यूज ऑलमोस्ट एवरी डे, और मुझे एक चीज़ जो इस जॉब की जो बेहतरीन मुझे लगता है, आई एम कट टू डू शो लाइक दिस, क्योंकि मुझे आई लव मीटिंग न्यू पीपल। लेकिन आई थिंक आपके तजुर्बे से आपको पता होता है कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है। एग्जैक्टली, बट ये कि आप उसको ऑब्वियसली कर नहीं सकते, तो फिर वो बीच की राह निकालनी पड़ती है। आपको पता चल जाता है, पता तो चल जाता है ऑब्वियसली। जब आपको वो फेक आ रही होती है सामने से, तो वो आप फिर मुस्कुरा देते हैं सामने से और कट जाते हैं। लेकिन अरीबा, ये खैर ये तो एक दोस्तों की कॉन्वर्सेशन बन जाएगी। इतनी दफ़ा मैं एक्टर्स को देखता हूँ, खुद ही दे ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, हमें तो इंडिया से ऑफर आई, हमें इंडिया से वो ऑफर आई, उसके बारे में कहीं से खबर नहीं आती। वो खुद ही बता रहे होते हैं कि अरे मैं यहाँ पे था और मैं इस इंडियन या इस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को मिला, उन्होंने कहा मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और बस वो खुद ही बोल के चले जाते हैं। एंड देन विद अ लॉट ऑफ अपॉलजीज आई मस्ट से, ये पोस्टें फिर प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं कि सो एंड सो एक्टर या एक्ट्रेस ये इनकी फ़ैन है, और नीचे पड़े तो उन्होंने खुद ही कहा हुआ होता है।
अच्छा, ये चीज़ यूजुअली हम जब देखते हैं, आई फील लाइक यहाँ पे लोग क्रेडिबल सोर्सेज होना बहुत ज़रूरी हैं। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए हैं कि मिस इंटरप्रेटेड न्यूज़ पहुँचती है हम तक। अगर हम भी वो चीज़ लगा रहे हैं कि लेट्स से कि यहाँ से ऑफर आई और मैंने रिजेक्ट किया उस चीज़ को, कोई हॉलीवुड की मूवी या बॉलीवुड की मूवी, तो कहीं ना कहीं आई फील लाइक जो भी रिसर्च टीम होती है उनको एटलीस्ट पहले देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। एंड लेट्स सपोज कि उनसे वो पोस्ट हो गई है, तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा भी पुश नहीं करें, बिकॉज इस तरह तो मैं भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कह सकती हूँ दैट आई एम द प्रिंसेस ऑफ सम सिटी, तो फिर यू नो पब्लिकेशंस लगा दें या कोई भी सोशल मीडिया ब्लॉगर्स लगा दें। एंड आई फील लाइक कि इसमें क्रेडिबिलिटी तब आती है जब थर्ड पार्टी आपको वो चीज़ बताए, रादर देन कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी ही तारीफ करो, तो वो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं इट्स लाइक ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। एग्जैक्टली इट इज, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा इस तरह देखता हूँ कि कुछ ट्रैवल कर रहा होता हूँ और कुछ हम ही में से टीम के लोगों को कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी दिख जाता है, दे टेक अ फोटोग्राफ एंड दे पोस्ट यू नो एट डिनर विद सो एंड सो, और वो जबकि वो अब आप कहीं खाने जाए बाहर के मुल्क में तो ऑफ कोर्स एक रेस्टोरेंट पे तो कोई ना कोई तो बैठा हुआ ही होगा, आप एक तस्वीर खिंचवाएंगे, यू आर नॉट हैविंग डिनर विद देम, बट देन आई सी दीस क्रेजी पोस्ट्स कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर, ये लिखा होता है वो भाई इन्होंने इनके साथ खाना खाया, इज समथिंग कुकिंग, व्हाट्स इन द बैग, यू नो इस टाइप की जो जो इसको बूस्ट कर रहे होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्या चीज़ बूस्ट कर रहे हो। आज से इवन सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमारे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये कि आप हर चीज़ को मतलब आगे ना फैला दो, क्योंकि ऑब्वियसली समहाउ यू आर क्रेडिबल फॉर द थिंग यू आर डूइंग। अच्छा, मुझे एक बात बहुत ऑनेस्टली बताएं आप दोनों, डू यू अग्री कि इस बात से मुतफिक है जो टिकटॉक स्टार्स हैं आजकल, आपको लगता है ये लोग रियल स्टार्स हैं? ये बात वही हो जाएगी जैसे इंस्टाग्रामर्स को लोग जो है वो मॉडल कहना शुरू कर दें, लाइक मॉडल्स आर मॉडल्स, इंस्टाग्रामर कांट बी अ मॉडल, सही है, उनको लोग अप्रोच करते हैं, ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, बट इंस्टाग्रामर और मॉडल में डिफरेंस है। सिमिलरली टिकटॉकर्स और एक्टर में डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस, वो पूरा लर्न करके एक अपना खून पसीना लगा के आए हैं। आपको लगता है कि उनका स्टारडम है टिकटॉकर्स का? स्टारडम एज सच ये है कि कुछ छोटे पैमाने पे तो है, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे हर कोई ज़्यादातर उसको देख रहा होता है, बट ऑब्वियसली बड़ी स्क्रीन पे नहीं है तो छोटे पैमाने पे कह सकते हैं। आप मुतफिक हैं? अच्छा, आई बेग टू डिफर अ लिटिल बिट, जबकि आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, आपका जो ओपिनियन है, बट इस चीज़ को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम टिकटॉकर्स की बात करें, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे जो उन्हें दिया उस पर काफ़ी मेहनत की है कि अब ब्रांड्स भी उनके साथ एसोसिएट होते हैं। अगर हम बात करें इन्फ्लुएंसर्स की, तो शायद एक्टर्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स चीज़ों को एंडोर्स कर रहे होते हैं। सो कहीं ना कहीं आई फील लाइक उनकी जो मेहनत है या उनकी जो मार्केट है वो कंज्यूमर मार्केट होती है, एंड आई फील फोकस्ड मार्केट है, एंड विद एन एक्टर देयर इज अ बिट ऑफ यू नो देयर इज टीवी, देयर इज एंडोर्समेंट्स, देयर इज सॉन्ग्स, अ डिफरेंट, एंड माशाल्लाह आवर एक्टर्स आल्सो एंडोर्सिंग बिग ब्रांड्स। लेकिन अगर हम बात करें if TikTokers and influencers की, तो I feel like they have made their way, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने काम से और अपनी जो एक कंज्यूमर मार्केट डेवलप की है वो ब्रांड्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Exactly, तो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग हो भी रही है कि बिकॉज पीपल रिलेट करते हैं अपनी लाइफ को उनसे। इस जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ इसलिए रिलेट नहीं कर सकते, भाई ये तो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन जो नॉर्मल टिकटॉकर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे वो अपनी लाइफ रिलेट कर रहे होते हैं, यार ये भी हमारे जैसे लोग हैं। बिल्कुल, पता है बजाते खुद अगर आप मेरा इस बात पे तज्जिया या नज़रिया पूछे, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो टिकटॉकर्स हैं, और जिस तरह बहुत ही वायरल वीडियो थी दारानीर की पार्टी हो रही है, यू नो वो इस वक्त आई थिंक सबसे बड़े शैम्पू ब्रांड का फेस है इस वक्त। आई थिंक वो सिर्फ एक लड़की नहीं, आई थिंक उसने इतना ख्वाब दे दिया, आप सोचें पूरे मुल्क को, इतनी लड़कियों को एक ख्वाब दे दिया कि शायद ये एक रास्ता हो सकता है एक बड़ा स्टार बनने का, फिर उसका इतना बड़ा एक ड्रामा भी अभी आया हुआ है, तो आई थिंक एक रास्ता है। और मेरे ख्याल से इस तरह के ख्वाब देना जो टेलीविज़न का मीडियम होता है या कोई भी जो सोशल मीडियम्स हैं, जितने भी मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है ख्वाब देना लोगों को, ताकि वो डिफरेंट करियर ऑप्शंस को चूज़ कर सकें, पिक कर सकें। मुझे एक बात बताइए रीबा, सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म है आपका, उसको किस तरह की पोस्ट से फ़ायदा होता है? हमारे पास यूजुअली सेलिब्रिटी पोस्ट आती हैं, देयर इज़ ऑलवेज लाइक समथिंग, कोई पाकिस्तानी ने कोई अच्छा काम किया, रिसेंटली दिस लेडी कॉन्कर्ड यू नो वन ऑफ द पीक्स माउंटेन्स की, उसके बारे में ऐसी पोस्ट जो करंट अफेयर्स होते हैं, स्पेशली अभी जो रिसेंटली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट दुआ ज़हरा केस, इफ़ यू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैपन एट द सोराब बोर्ड का जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इट्स एन ऑल राउंडेड, इट इज़ एंड आई फील लाइक इंस्पिरेशनल पोस्ट एक तो बहुत ज़्यादा, एंड जो थोड़ी मोटिवेशनल भी हो
वहाँ पे हमें बहुत रीच मिलती है, बिकॉज पीपल लोग थक गए हैं सिर्फ गॉसिप सुन के। लोग एक परसेंटेज होता है जो उसे देखना पसंद करता है, बट आई फील लाइक लोगों को कभी ना कभी खुश चाहिए होता है, कोई पॉजिटिव चीज़ हाईलाइट करे, कोई क्रिकेटर है, कोई बॉक्सर है, कोई यंग टैलेंट है, तो उन पोस्ट पे हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। अभी रिसेंटली जब पिछले दिनों बारिश हुई थी तो एक लड़का था जिसने बीच रोड में लोगों की गाड़ियाँ बनाई, कोई 36-56 कार्स उसने फिक्स की ड्यूरिंग द रेन फ्री ऑफ कॉस्ट, and that post of ours went really viral. Why? Because he is helping people. तो लोगों को कहीं ना कहीं I feel like इस तरह के पॉजिटिव पोस्ट भी अपील करते हैं काफ़ी। अच्छा, एक जो बहुत ज़्यादा शिकायत है सेलिब्रिटी की तरफ से भी और जो आप लोगों के रीडर्स हैं उनकी तरफ से भी, कि नीचे जो भरमार होती है कमेंट्स की, उसमें गालियाँ भी होती हैं, बद्दुआएँ भी होती हैं, उसमें बहुत सारी एक मुझे इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिविटी, वो आप लोग उसको फिल्टर क्यों नहीं करते? आई डू यूजली, जो असल में इतने सारे कमेंट होते हैं, आप हर कमेंट के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन जो नज़र से गुजर जाता है उसको फिर हम ब्लॉक मारते जाते हैं ताकि इस तरह की प्रोफाइल आए नहीं आपके सामने जो वो आपकी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही हो। अच्छा रीबा, अगर कोई खबर किसी के बारे में लगती है और वो सच भी है, जिस तरह किसी सेलिब्रिटी के बारे में कोई भी चीज़ वायरल हो रही है, सच है, और वो आपको टेलीफोन करते हैं प्लीज़ हटा दो, व्हाट डू यू डू? यूजुअली डिपेंडिंग ऑन क्या खबर है, कोई ऐसी अनएथिकल चीज़ ना हो जिससे किसी के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, या उनकी कोई इमेज का आई थिंक डिस्ट्रक्शन ना हो, पब्लिकली कोई ऐसी अनएथिकल बात ना हो जिससे उन्हें डैमेज पहुंच सकता है, बीइंग अ सेलिब्रिटी और बीइंग अ पब्लिक फिगर, तो हम कोशिश करते हैं पहले तो वो लगाए नहीं। अगर कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, बिकॉज हमारी एक टीम है, नए लोग भी आते हैं, एवरीथिंग, इवन दो मेरे सीईओ बिल्कुल फोकस्ड हैं कि आप एथिकल चीज़ें पोस्ट करें, वरना ट्राई नॉट टू प्रमोट समथिंग जिससे सिर्फ हमें गॉसिप या रीच के लिए आप ऐसी पोस्ट नहीं डालें। तो यूजुअली हम उनकी रिक्वेस्ट को कंसिडरेशन में लेते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ जाती है जिससे हम अग्री करते हैं या अग्री नहीं भी करते और किसी ने लगा दी चले बेफर्ज, तो हम कोशिश करते हैं वी टेक इट डाउन एज अ गुडविल ऑल्सो, एंड बिकॉज हम नहीं चाहते आगे हमारी प्लेटफॉर्म की वजह से या हमारे जो भी न्यूज़ उसकी वजह से डैमेज हो। यूजुअली वैसे ऐसी न्यूज़ नहीं जाती हैं, एंड माई सीईओ इज़ वेरी कंसिडरेट, वो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखते हैं कि किसी की अनएथिकल कोई बात हम ना लगाएं। तो ना लगाएं। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला शो के लिए, और मैं चाहता हूँ कि यू गाइस मस्ट कम ऑफ्टन ऑन द शो, क्योंकि अब सोशल मीडिया एक ऐसी रियलिटी है, एक ऐसी सच्चाई और एक ऐसा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हमारा शो भी जब ऑन एयर ख़त्म हो जाता है तो सोशल मीडिया पे ही जाता है, जहाँ पे व्यूअरशिप होती है। अरीबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू जवेरिया, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, लेकिन ये सोच आपके साथ हम छोड़ के जा रहे हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है एक खबर लगाने की, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नीचे अच्छा कमेंट करने की, और अगर कहते हैं कि कुछ अच्छा कहने के लिए ना हो तो खामोश रहना चाहिए। कल आपसे फिर मिलेंगे एक शानदार शो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।